स्टोरी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 41 मौत के साथ इज्जत का खतरा, हर्षवर्धन का पलटवार, अपनी बीवी को किस। अब आगे आरू की यह हालत देखकर वैभव गुस्से में अधिराज के पास जाता है और उसके कमरे में जाकर जोर से चिल्लाता है, अधिराज। अधिराज जो अभी अभी रेडी होकर बाहर आया था, इतनी तेज आवाज सुन वह डोर की तरफ देखने लगता है, तभी उसकी तरफ एक बहुत तेज से कोई चीज आता है। वैभव ने उसकी तरफ पॉट फेंका था, जो अधिराज को लग पाता उससे पहले ही अधिराज उसे कैच कर लेता है। अधिराज गुस्से में दांत पीसते हुए उस पर चिल्लाता है, वैभव बिहेव योर सेल्फ, ये क्या हरकत है? ये कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी हरकत करने की वजह से मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? लगता है कि तुम भूल चुके हो। ये सुनते ही वैभव उसके पास आता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, और मैं भी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ था कि मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? अधिराज आंखें छोटी कर वैभव को देखने लगता है। तभी अविराज को राधिका की आवाज आती है, अधिराज। अधिराज अपने मन में सोचता है, जरूर कुछ उस पिद्दी सी लड़की ने किया होगा। ये सोच वह वैभव का हाथ झटक कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाता है तो देखता है हाल में सभी लोग इकट्ठा थे। तभी उसे शिल्पा की आवाज आती है, जो आरू को डांट रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने और अपने पति के बीच की बातें बाहर लाने में? ये सुन आरू कुछ बोल पाती तभी अधिराज की आवाज आती है, क्या हुआ है? उसकी आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो अधिराज अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। तभी दादी अधिराज को घूरते हुए, राज माना कि आप हमसे बात नहीं करते हैं और घर में ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं और यह शादी भी शायद राधिका की वजह से ही हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप इतने ज्यादा गिरी हरकत करें कि आप अपनी खुद की पत्नी के साथ ऐसी हरकत करें। ये सुनते ही अधिराज उन्हें हैरानी से देखने लगता है। तो दादी आरू का चेहरा ऊपर करते हुए, ये क्या किया है आपने? ये देखते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। अधिराज आरू का घूरते हुए, दादी यह मेरे और मेरे पत्नी के बीच की बातें हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इस मैटर में पड़नी चाहिए। ये सब बोलते हुए वह वैभव को घूर रहा था। आज चोरी चोरी अधिराज को ही देख रही थी, वही तब तक बरखा भी वहां पर आ जाती है। राधिका आरू से पूछती है, आरू क्या हुआ? इसने आपके साथ कोई जबरदस्ती की है? आरू हाँ मैं सिर हिलाती है तो अधिराज उसे अपनी लाल आंख देखता है तो वह जल्दी जल्दी ना में सिर हिला देती है। ये देख सभी उसे कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। तो अधिराज थोड़े गुस्से टोन में बोलता है, अगर मैं अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें आप सभी को फिर वैभव को घूरते हुए और तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये बोल वह आरू को घूरते हुए बाहर निकल जाता है और वैभव से बोलता है, मुझे आधे घंटे में मेरे ऑफिस में मिलो, वरना तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगा। उसके बाहर निकलते ही आरू अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, आप सभी टेंशन ना लो, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। ये सुनते ही सभी आंखें फांदे उसे देखने लगते हैं कि अभी क्या था। इसके पहले तो सारा बवाल अपने सिर पर उठाई थी और अब क्या हुआ? वही बरखा आरू को घूरे जा रही थी। वही वैभव कुछ कहता नहीं और राधिका से परमिशन लेकर वह आरू को लेकर घर पर चला जाता है। तभी दादी उसे रोकती है और राधिका को कुछ इशारा करती है तो राधिका उसे मंदिर से लाकर सिंदूर देते हुए बोलती है, पहले इसे मांग में भरो, तुम एक सुहागन हो और मांग में बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए। ये सुन आरू का मुंह बन जाता है, पर वह कुछ नहीं कहती और उस सिंदूर की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। वह उस सिंदूर को लेकर अपनी मांग में भर देती है और उसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह वैभव के साथ चली जाती है। वही दादी पूछती है, आदित्य रिया के घर पर पहुंचा कि नहीं? तभी राधिका बोलती है, हाँ पहुंच गया है और वह शाम तक आ जाएगी। कोई कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर, इस समय आदित्य वहां पर पहुंचा हुआ था। रिया जिसे पता चलता है कि आदित्य आया हुआ है वह नीचे आती है। आदित्य रिया को देखता है तो उसके पास जाता है, पर वह कोई रिएक्ट नहीं करती। आदित्य जाकर उसको गले लगा देता है। फिर कुछ देर बाद वह सभी से रिया को ले जाने की बात करता है। तभी किचन से पिंकी अपने हाथों में स्नैक्स और कॉफी लाते हुए बोलती है, अरे अरे अभी रुकिए भाई की साले साहब, अब इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ हमें भी अपनी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। ये सुन आदित्य ऊपर देखा है तो पिंकी जिसने क्रीम रंग का सूट पहना हुआ था, उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, वह काफी सुंदर लग रही थी। वह उसके सामने लाकर स्नैक्स वगैरह रखते हुए उसे देखती है तो आदित्य बोलता है, सॉरी पिंकी जी पर मैं इतना अनहाइजीनिक चीज नहीं खाता। ये सुन प्रीति रिया के कंधे पर हाथ रख टोंट मारते हुए, पसंद कैसे आएगा, बॉडी में पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि कुछ ही दिन में मोटापा की शिकार हो गए। ये बोल हंसने लगती है। उसकी बात सुन रिया को भी हंसी आ जाती है। तभी आदित्य उठता है और जाकर पिंकी के कान पकड़कर खींचते हुए बोलता है, तेरी कुछ ज्यादा ही बदमाशियां नहीं बढ़ गई है, रिश्ते बदल गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तू भी बदल जाएगी। और यह क्या आदित्य जी लगा कर रखा है? तभी पिंकी अपने कानों को उससे छुड़ाते हुए, भाई छोड़ो दर्द हो रहा है। ये देख श्वेता जी आते हुए बोलती है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा इसका मन बढ़ गया है, इसे भी तो समझ आए कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तभी आदित्य उसका कान छोड़ देता है तो पिंकी अपने कान से हिलाते हुए, आप अभी भी नहीं बदले, वैसे मेरा छोटूमल कहाँ है? तभी आदित्य, वह तुम छोटूमल से ही पूछना। ये बोल स्नैक्स में से आया हुआ एक समोसा उठाकर खाने लगता है और खाते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा क्या समोसा बनाया गया है। तभी किचन से सुरभि पकौड़ी लाते हुए बोलती है, आपको समोसा इतना पसंद आया, लीजिए इस पकौड़ी को खाए। सामने सुरभि को देख आदित्य सायराना अंदाज में, मानना पड़ेगा भाभी आपके हाथ में जादू है, मन करता है आपके हाथों को चूम लूं। तभी उसे किसी की खांसने की आवाज आती है तो वह देखता है तो वहां पर विपुल खड़ा था। आदित्य बोलता है, आ गए आपकी पोजीशनिस्ट पति। यह सुन विपुल जाकर सुरभि को गले लगाते हुए, मेरे बीवी का हाथ सिर्फ मैं चूम सकता हूं, इसलिए तुम सब ये चीज भूल जाओ। सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी सुधा मुंह बनाते हुए, अरे आप बस भी करो, कुछ तो सब करो, यहाँ पर बड़े लोग भी हैं। तभी आदित्य, क्या बुआ जी आपने अपने समय में ऐसा कुछ नहीं किया है क्या जो आप हम सबको करने के लिए मना कर रही है? उसकी ऐसी बातें सुन सभी मुस्कुरा देते हैं और सुधा गुस्से में उसे घूरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में इस समय अधिराज, प्रीतम और वैभव तीनों ही एक साथ बैठे हुए थे। अधिराज वैभव को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तभी प्रीतम पूछता है, आखिर बात क्या है? तुम उसे ऐसे क्यों घूर रही हो? अधिराज वैभव को घूरते हुए दांत पीसकर बोलता है, आइंदा से बिना सोचे समझे इस तरह की हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। प्रीतम पूछता है, हुआ क्या है? तो अधिराज उसे सब कुछ बताता है। ये सुन प्रीतम हंसने लगता है। हंसते हुए वैभव से कहता है, अब जब शादी हो चुकी है तो अब तुम दोनों थोड़े नॉर्मल रहने की कोशिश कर लो। ये बार बार पर तुम भाई बनोगे, तुम पति बनोगे यार, ये तो अलग ही बात हो गई। यह बोल हंसने लगता है। तभी अपने दोनों का मजाक उड़ते देख दोनों के दोनों उसे एक लात खींचकर मारते हैं, जिससे प्रीतम वही नीचे लुढ़क जाता है। तभी केबिन का गेट नॉक होता है। अधिराज कम इन तो वहां पर स्वरा आती है। स्वरा ने इस समय पिंक कलर की हल्की साड़ी पहनी हुई थी, बेहद खूबसूरती से उसने अपने बालों को क्लचर लगाया था, एकदम परफेक्ट लग रही थी। उसे देख प्रीतम जो नीचे गिरा था वह तुरंत हड़बड़ाकर उठ जाता है। तभी स्वरा अधिराज की तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ाते हुए, एक बार आप इसे चेक कर ले। अधिराज हाँ मैं सिर हिलाता है तो स्वरा एक नजर उन सभी को अजीब नजरों से देखते हुए बाहर चली जाती है। ये देख प्रीतम उन दोनों को घूरते हुए, शर्म आनी चाहिए, कैसे तुच्छ हरकतें तुम लोग करने लगे हो तुम सभी। तभी अधिराज अपने चेयर पर बैठते हुए, अभी तुम लोग मेरे केबिन से दफा हो जाओ, कल की मीटिंग की तैयारी करो, अगर एक भी गड़बड़ हुई तो फिर याद रखना। ये कह वह उन दोनों को घूरता है। उसके घूरने को देख दोनों के दोनों ही चुपचाप वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। वहीं उन दोनों के जाने के बाद अधिराज अपनी आंखें बंद कर आरू की सुबह की हरकतों के बारे में याद करने लगता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
शाम का वक्त, वही एक बड़े से बंगले में एक आदमी सोफे पर बैठे हुए शराब पिए जा रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी जिसकी उम्र 50 से 55 साल के करीब रही होगी वह उसके सामने बैठता है और सामने बैठे इंसान को घूरते हुए बोलता है, पता चला आखिर हमारे बेटे की यह हालत करने वाला इस दुनिया में है कौन आ गया। ये सुन सामने हर्षवर्धन शराब का घूंट लगाते हुए उनको देख बोलता है, भाई साहब ये प्यार का चक्कर है। ये सुन सामने बैठा इंसान जो कोई और नहीं राहुल का पिता गजेंद्र था। वह बोलता है, क्या मतलब। तभी हर्षवर्धन बताता है, जहां तक मुझे पता चला है कि राहुल राधिका सिंह राजावत की बेटी से प्यार करता है और वह भागकर शादी करने वाला था। उसी के शादी के दिन इसके बाद उसकी यह हालत हुई है। ये सुनकर गजेंद्र आग बबूला होते हुए, राजावत इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक कड़ी कोई ऐसी मिल जाए इनके। जिस दिन मैं इनके कमजोर नस को पकड़ लिया ना उनकी मैं जिंदगी बर्बाद करके रखूंगा और दुनिया में तमाशा तो जरूर बनाऊंगा जैसे उस अधिराज का हमने बनाया था। तभी हर्षवर्धन गजेंद्र को देखते हुए, और वह कड़ी मुझे पता चल चुकी है। गजेंद्र हैरानी से उसे देखने लगता है तो हर्षवर्धन बोलता है, सुना है अधिराज सिंह राजावत वापस आ चुका है। गजेंद्र तो हर्षवर्धन बोलता है, और उसकी शादी भी हो गई है। गजेंद्र ना समझ में उसे देखता है तो हर्षवर्धन तिरछी मुस्कुराहट के साथ, पर शादी किससे हुई है ये बात छुपाई गई है। ये सुन गजेंद्र के चेहरे पर भी मक्कारी भरी स्माइल आ जाती है। तभी गजेंद्र गिलास में शराब डालते हुए बोलता है, बहुत समय हो गया है उनके ऊपर कोई वार किए। तभी हर्षवर्धन बोलता है, मेरे भतीजे के ऊपर यह हालत करने का उन्हें सूद समेत वापस करने का इंतजाम कर चुका हूँ। ये सुनते ही गजेंद्र उन्हें देखने लगता है तो हर्षवर्धन राक्षसों के जैसे हंसते हुए, और ऐसा इंतजाम किया हूं कि सभी उसकी मौत के साथ साथ उसकी इज्जत का भी तमाशा बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का सड़क पर भाग रहा था। वो लड़का के चेहरे से पसीना टप टप गिर रहा था। ऐसा लग रहा है कि न जाने वह कब से दौड़ रहा है और वह कभी भी गस्ती खाकर गिर सकता है। उसके पीछे कई सारी गाड़ियां में कई सारे गुंडे बैठे हंसते हुए उसको दौड़ा रहे थे। वो लड़का रोते हुए भाग रहा था। तभी उसका पैर जवाब दे जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। उसके गिरते ही गाड़ियां रुकती है और उसमें से कई सारे आदमी उतरते हैं, जिनके हाथ में हॉकी तो किसी के हाथ में बंदूक था। ये देख वह लड़का रोने लगता है। तभी एक आदमी जिसका चेहरा उसके आधे हिस्से पर एक बड़ा सा कट था, वह स्ट्रीट लाइट में उसका चेहरा किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। रात होने से वह सभी उसके अगल बगल घूमने लगते हैं। तो वही कट वाला इंसान गाड़ी के बोनट पर बैठते हुए, अब बता क्या बोल रहा था तू तुझे छूगा तो तेरा भाई मुझे मार डालेगा। तुझे पता है तुझे मरने के लिए हमें मुंह मांगी कीमत मिली है और तू मुझे क्या धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छू भी नहीं पाऊंगा। छूना तो दूर तेरी तो मैं ये हालत कर दी हूं कि अगर तुझे मैं और दौड़ाता हूं तो तू दौड़ते दौड़ते ही मर जाए। ये सुन वह लड़का बिलख कर रोने लगता है, पर खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम सभी ठीक नहीं कर रहे हो, आखिर मैंने क्या है। देखना मेरी मॉम मेरे भाई को पता चलेगा तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुन वह इंसान हंसने लगता है और वह उतरकर उसके पास जाता है और एक पैर से खींचकर उसके मुंह पर मारता है तो उसकी चीख निकल जाती है। ये देख सभी हंसने लगते हैं। तभी वह बोलता है, तब से मैं तेरी पकड़ पकड़ सुन रहा हूँ। देख मैंने तो तुझे मार दिया पर कोई नहीं आया। ये बोल अपने हाथ में पड़ा हॉकी को उठाकर उसके पैर पर दे मारता है, जिससे वह लड़का की जोर की चीख निकल जाती है। तभी वह इंसान बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए हमें लाखों का इनाम मिला है। वो लड़का, मॉम भाई प्लीज मुझे बचा लो। तभी उसको ऐसे रोते देखा एक आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या तू लड़कियों की जैसा रो रहा है। ये बोल उसका कॉलर उठाकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, वैसे तेरा शक्ल देखकर कोई कह नहीं सकता कि तू लड़का है। ये बोल वह उसकी शर्ट को फाड़ देता है। अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी वह आदमी अपने एक आदमी को चिल्लाते हुए, काबे काली देख तोहरे जाति का ही मिला है, क्यों ना तू इसके साथ मजे कर ले, उसके बाद हम इसका क्रियाकर्म करें। ये सुनते ही एक लंबा चौड़ा काला आदमी लात टिपकाते हुए उस लड़के के पास आता है। ये देख वह लड़का पीछे को हटने को होता है। तभी वह आदमी हंसते हुए आता है तो सभी अगल बगल खड़े होकर बैठकर तमाशा देखने लगते हैं। उस लड़के की डर से हालत खराब हो जाती है। तभी वह आदमी उस लड़के की पेंट खींच देता है। ये देख वह लड़का डर से कांपने लगता है। अब उस लड़के की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। सभी अपने मोबाइल निकाल वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तभी वह आदमी उसके पास जाकर उसे छू भी पाता। तभी एक बुलेट उसके माथे के बीचों बीच लगती है और वह वहीं पर गिर जाता है। एपिसोड 42 अधिराज और भैरवी की हैवानियत, प्रियांशु बेहोश, आरू प्रियांशु की करीबी। अब आगे जब उस लड़के के माथे पर बीचों बीच गोली चलती है तो सभी के सभी खड़े हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। वही उस लड़के के पास से वह आदमी वहीं गिरता है तो वह लड़का डरकर खड़ा हो जाता है। वही सामने खड़ा आदमी जिसके चेहरे पर एक निशान था वह चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है बे, मरना चाहता है क्या। तुम सामने तो आ, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे रहते हुए मेरे आदमी पर गोली चलाए। तभी उसे एक सटीक विसल की आवाज आती है। वह विसल की धुन कुछ ऐसी थी कि वहां पर खड़े लोगों के अंदर एक कपकपाहट महसूस करा देती है। पर वह कट वाला आदमी जिसका नाम सैंडी था वह खुद को हिम्मत देकर ककना कौन है तू जो ये डेविल के जैसा सीटी बजाकर हमें डरना चाहता है। तभी एक आदमी अंधेरे परछाई से धीरे धीरे बाहर आता है। अपने सामने किसी आदमी को आते देख सभी की नजरें उधर हो जाती है। सभी नजरें उठाकर जब देखते हैं तो एक आदमी को देख जो अपने हाथ में अपने कार की चाबी को घुमाते हुए बड़े ही एरोगेंट स्टाइल से वहां पर आता है। उसके चेहरे के भाव शांत थे पर उसके होठों से लगातार विशल बज रहा था। तभी वह इंसान जैसे ही रोशनी में आता है सभी एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, क्यों रे, तूने थोड़ी सी बॉडी क्या बना ली, तू इतने लोगों से लड़ने के लिए भीड़ गया। देख हम तुझे छोड़ देते पर तूने हमारे आदमी को मारा है तो तुझे तो हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। क्यों रे भोला, जा जरा इसे दिखा कि ताकत क्या होती है। वही भोला जो एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा मोटा आदमी था वह अपने हॉकी को घुमाते हुए वह उस इंसान के सामने जाकर जैसे ही उसके ऊपर वार करने वाला होता है वैसे ही वह इंसान एक झटके से उसकी हॉकी पकड़ उसे पलटकर उसकी गर्दन पर लगा एक जोर का झटका देता है जिससे उसे इंसान की वही चीख निकल जाती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इतनी फास्ट मूव देखते हुए सभी एक पल के लिए हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं पर उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी और उस आदमी के पास जाता है। तभी वह उस पर वार कर पाता। तभी वह आदमी उसकी गर्दन को पकड़कर उसे वहीं पर जोर से पटकता है जिससे उसका सर वहीं फट जाता है। वह लड़का रोते हुए जो खुद में सिमटा हुआ था वह अपना चेहरा घुमाकर पीछे देखता है तो वह इंसान जो रोशनी में आ चुका था उसे देखते हुए रोते हुए चिल्लाता है, भाई। सभी के सभी उसे देखने लगते हैं। वह लड़का जाकर उसके गले लग जाता है। वह रोते हुए, भाई, इसके आगे कुछ कह नहीं पता और बच्चों के जैसे रोने लगता है। आए तभी वह आदमी बोलता है, कौन है बे और तू हमारे मामले में क्यों पड़ रहा है। तभी वह आदमी गरजते हुए बोलता है, जिसके भाई को तूने हाथ लगाने की हिम्मत की है वह अधिराज सिंह राजावत का भाई है। राजावत परिवार का छोटा कुंवर और तुम सभी ने यहाँ पर अपनी मौत बुलाई है। ये सुन और इतनी तेज आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही वह लड़का जो कोई और नहीं प्रियांशु था वह अधिराज के सीने में एकदम चिपका हुआ था और रो रहा था। तभी अधिराज उसे झटके से अपने से दूर करता है और उसे वही कार की बोनट पर बैठाकर बोलता है, तुझे इन सब ने मौत का तांडव दिखाया था ना, अब तुम अपने इन्हीं आंखों से इन सभी की मौत का तांडव देखोगे। ये कह उन सभी को देखते हुए बोलता है, अगर तुम लोग ये बता दिए कि किसके कहने पर यह सब किया तो तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा, और यदि नहीं बताया तब फिर तुम लोग को मरना है पर अपनी मौत पर पछताओगे। ये सुन वह आदमी अपनी बंदूक हाथ में लेते हुए, क्या वे खुद को अकेला गुंडा समझता है। हम यहाँ पर इस समय 15 लोग हैं, तू समझता क्या है खुद को।
और हमने इसकी सुपारी ली हुई है, हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही है और हम इसे मारकर अपनी कीमत को वसूलेंगे और उसकी मौत के बीच में जो आएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बोल अपने बंदूक अधिराज की तरफ तान देता है और उसकी माथे के बीचों बीच बंदूक लगा देता है। ये देख अधिराज मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान देख वह आदमी उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक हुआ मौत सर पर होने के बावजूद ये हंस क्यों रहा है। तभी अधिराज वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी ऐसी थी कि प्रियांशु भी एक पल के लिए डर कर सहज जाता है। तभी अधिराज हंसते हुए उस इंसान को देखता है। उसकी नजर खुद की बंदूक पर जाती है जो कुछ हल्की महसूस होती है। तभी वह अपनी नजरें नीचे करता है तो उसकी बंदूक की सारी गोलियां नीचे गिरी थी। ये देख वह आदमी 2 कदम पीछे हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अचानक ये कैसे हो गया कि उसे पता भी नहीं चला और उसकी बंदूक की गोली नीचे गिरी है। वह आदमी थोड़ा दहशत में आ जाता है। तभी उसे अचानक गोलियों की लगातार आवाज सुनाई देती है। वह देखता है सामने अधिराज हंस रहा है और लगातार गोलियों की आवाज चल रही है। सैंडी पीछे देखता है तो उसके सारे आदमी जमीन पर गिरे पड़े थे। सारे के पैरों को गोली लगी हुई थी और सभी जमीन पर गिर चुके थे। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक 7 फीट हट्टा कट्टा इंसान बाहर आता है जो कोई और नहीं भैरवी था। भैरवी को देख वह गुंडा 2 कदम पीछे हो जाता है। भैरवी जो किसी काल से कम नहीं था। यह अधिराज का लेफ्ट हैंड और उसके हर माफिया काम में जो किसी को पता तक नहीं था उसका साथी था। तभी वह आदमी डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? वह इसके आगे कुछ पूछ पाता भी अधिराज भैरवी से बंदूक लेता है और उसके ऊपर तानते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे बारे में जानो। ये बोल उसके माथे पर 6 की 6 गोली पूरा दाग देता है और एक झटके में उसकी मौत हो जाती है। तभी उस आदमी का मोबाइल बजता है। भैरवी भी उसका फोन उठाता है और स्पीकर पर करता है। तभी उधर से एक आवाज आती है, काम हुआ। तभी इधर से अधिराज बोलता है, तेरे में तो हिम्मत है नहीं कि तू मेरे परिवार पर एक उंगली भी उठा सके, तो तेरे इन चमचों की इतनी औकात नहीं है कि वह अधिराज सिंह की फैमिली पर अटैक कर सके। तभी उधर से वह आदमी हंसते हुए कि इतना भी ज्यादा घमंड मत कर अधिराज, बहुत जल्द मैं तेरे पूरे खानदान को शमशान बना कर रखूंगा, बस तू देखता जा। तभी अधिराज बोलता है, बातों की उड़न छू हो, बातों में ही खुश रहो, मेरे सामने आने की गुस्ताखी हिम्मत करना मत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस दुनिया में पैदा भी हुए थे उसका ही नामो निशान खत्म कर दूं। ये कह वह उसका फोन पटक देता है। तभी उन्हें पीछे कुछ एहसास होता है। वह देखते हैं तो प्रियांशु बेहोश पड़ा था। तभी भैरवी बोलता है, कमजोर इंसान। ये सुन अधिराज उसे घूरता है तो फिर भैरवी बोलता है, मेरा काम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी अधिराज बोलता है, और इसे कौन उठाएगा? मेरा बाप। तभी भैरवी उसे देखते हुए बोलता है, मेरा जितना काम था मैं कर चुका हूँ। ये कह वह जाने लगता है तो अधिराज बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे माँ के जो चमचे बने फिरे हो तो जाओ। तभी भैरवी गुस्से में, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ। तभी अभिराज बोलता है, वो तो तुम्हें बहुत जल्द में बताऊंगा। तभी वहां पर तो गाड़ियां रुकती है जहां से प्रीतम और वैभव दोनों ही बाहर निकलते हैं। वैभव अधिराज के पास जाते हुए, अधिराज तुम इतनी इमरजेंसी में कैसे यहाँ निकले और मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी अधिराज काय डाउन। तभी वैभव की नजर प्रियांशु पर जाती है और वहां पर गिरे लोगों को वह कुछ नहीं बोलता और प्रियांशु को अपनी गोद में उठा लेता है। वही अधिराज भैरव को जाते हुए बोलता है, इन सभी को ठिकाने लगाओ, जो जिंदा है उन्हें अस्पताल में फेंको। ये बोल चला जाता है। वही भैरव उसे घूरता रह जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अब तक रिया को लेकर घर पर आ चुका था। पूजा रिया की आरती उतारती है और रिया अंदर आती है। रिया जाकर सभी के पैर छूती है पर अपनी मां को सीधे इग्नोर कर देती है। ये देख राधिका तो कुछ नहीं कहती पर घर के सभी लोगों ने ये चीज देख लिया था। घर की बेटी पराई हो गई थी इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। दादी रिया के सिर पर हाथ रखते हुए पूछती है, बेटा आपके ससुराल में सभी लोग कैसे हैं? सभी अच्छे से तो व्यवहार करते हैं ना? आप तो पहले ही उन लोगों को जानती है लेकिन उस समय बहुत कम मिलना था और अब तो वहां पर आपको रहना है। ये सुन रिया बोलती है, दादी सभी लोग अच्छे हैं क्योंकि वह किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहती थी। तभी वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और पूछती है, प्रियांशु कहाँ है? वह इतना ही कह पाती है। तभी उन्हें घर के अंदर आते हुए वैभव दिखता है और उसके गोद में प्रियांशु। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अब प्रियु कोई छोटा बच्चा नहीं था, भले ही उम्र कम थी पर एक लंबा चौड़ा इंसान था और उसकी इस तरह से गोद में उठाना सभी को अजीब लगता है। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी वैभव प्रियांशु के कमरे में लेकर जाता है और उसे लेटा देता है। सभी हड़बड़ाते हुए पीछे जाते हैं तो दादी बोलती है, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? राधिका प्रियांशु की यह हाल देख उनके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। सभी हाल में आते हैं। तभी अधिराज भी वहां पर पहुंचता है। तभी राधिका बोलती है, अधिराज हुआ क्या है प्रियांशु को और उनकी यह हालत किसने की है? तभी रिया हंसते हुए बोलती है, वह मां पहले तो खुद कांड करती है और उसके बाद इतनी भोली बनती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राधिका जो पहले से ही गुस्से में थी वह रिया को घुटने लगती है। सभी ना समझी में रिया को देखने लगते हैं तो रिया बोलती है, आपका असली रूप तो वो अच्छे से जान चुका है और अब आपके करने का फल हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। वह इससे ज्यादा कुछ कह पाए तभी अधिराज की तेज आवाज गूंजता है, रिया अधिराज की तरफ देखने लगती है तो अधिराज बोलता है, अपने कमरे में जाओ। रिया तुरंत वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी वैभव, दादी कुछ नहीं हुआ था, बस अकेले आ रहा था, कुछ गुंडे पीछे पड़ गए थे, डर के मारे बेहोश हो चुका है, बाकी सब ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी अधिराज एक नजर चारों तरफ देखता है। उसे ऐसा करते देख पूजा मजाक करते हुए बोलती है, जैसे आपकी नजरें ढूंढ रही है उसे तो आपका साला ले गया। ये सुनते ही अधिराज एक सेकंड पूजा को घूरता है और फिर अपने बगल में खड़े वैभव को देख वह अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरू और बरखा एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। तभी बरखा उसे देखते हुए गुस्से में, तुझे नहीं लगता अपने पति और पत्नी के बीच की बातें को पब्लिक नहीं करनी चाहिए? तभी आरू भी वापस उस घूरते हुए, और मुझे ये किसने बताया था, यदि किस करते समय चोट लगती है तो वह जबरदस्ती होती है। तभी बरखा उठकर बैठते हुए, तू जितनी भोली बनती है ना इतनी है नहीं, तो मेरे सामने नाटक मत कर कि क्या बात कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं। तभी आरू मायूस होते हुए बोलती है, तुझे पता है मैं किस मजबूरी में शादी की है? वह भी छोड़ और उस इंसान के साथ रहना जिससे मैं पल पल देखकर डर लगता है। उस इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल है, उसके सामने मुझे कितना ब्रेव दिखाना पड़ता है, और उसने जो मेरे साथ हरकत की और तुझे पता है जब मैं सभी परिवार वालों को बताया तो उसका मुंह देखने लायक था। ये बोल तो हंसने लगती है। तभी उन्हें नीचे किसी की आवाज सुनाई देती है तो वह दोनों उठकर नीचे जाती हूँ तो वैभव प्रियांशु के बारे में रचना को बता रहा था क्योंकि रचना ने गाड़ी से उतरते हुए प्रियांशु को देख लिया था। जैसे ही यह बात आरू और बरखा के कानों में जाती है वो दोनों ही बेचैन हो जाती है और खासकर आरू। वह जाते हुए, भाई क्या हुआ है प्रियांशु को? तभी वैभव बोलता है, कुछ नहीं बेटा, वह ठीक है, बेहोश हो गया था। आरू घबराते हुए, ऐसे कैसे बेहोश हो गया? जरूर कोई बात है, मैं जा रही हूँ उसे देखने। वह जैसे ही निकलने वाली होती है रचना बोलती है, बेटा आप ऐसे नहीं जा सकती है उस घर में। तभी आरू आंखों में आंसू लिए बोलती है, पर क्यों मार्गरेट दान? तभी रचना बोलती है, क्योंकि आप पगफेरे की रस्म के लिए यहाँ पर आए हैं और जब तक घर पर दामादा लेने नहीं आएंगे आपको लेने के लिए तब तक आप नहीं जा सकते। ये सुनते ही आरू रोते हुए बोलती है, मैं उस घर की बहू बाद में हूँ, मैं पहले मेरे लिए मेरा दोस्त है और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोल दौड़कर बाहर चली जाती है। ये देख रचना को गुस्सा आ जाता है। तभी बरखा बोलती है, मां मैं भी जाती हूँ, आप परेशान ना हो, और उसके पीछे चली जाती है। वही राजावत परिवार में अब तक सभी लोग डिनर कर चुके थे। तभी उन्हें आरू अंदर भागती हुई दिखती है। आरू ने समय एक ढीला ढीला शर्ट और शार्ट पैंट पहना हुआ था जैसा वह घर पर हमेशा पहनती थी। प्रियांशु के कमरे की तरफ भाग जाती है। ये देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी अधिराज जो सीढ़ियां से नीचे उतर रहा था तभी उसे अचानक धक्का लगता है और वह एक साइड हो जाता है और आरू को दौड़ते हुए देखता है जो ऊपर चले जाती है।
ये देख अधिराज की आंखों की त्योरियां चढ़ जाती है। वहीं आरू अंदर जाती है तो प्रियांशु को इस तरह लेटा देख वह रोते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और रोते हुए बोलती है, प्यू क्या हुआ है तुझे, उठ जा मेरा बच्चा, ये बोल उसे उठाने लगती है। घर के लगभग सभी लोग पहुंच जाते हैं, तभी उसे अधिराज की तेज आवाज सुनाई देती है, लीव इट। एपिसोड 43 अधिराज आरू वॉशरूम टॉर्चर रोमांस, यू आर ओनली माय पनिशमेंट। अब आगे आरू जैसे ही यह सब कुछ सुनती है वो तुरंत प्रियांशु से मिलने के लिए राजावत हाउस में चली जाती है। राजावत हाउस में इस समय आयु को अचानक देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी वह सीढ़ियों से होते हुए जाती है तो नीचे आते हुए अधिराज से टकरा जाती है, पर उसे इस समय किसी का भी ध्यान नहीं था। तभी उसे प्रियांशु के कमरे में जाते देख उसकी त्योरियां चढ़ जाती है। घर के सभी लोग ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं आरू इस समय प्रियांशु के एकदम पास बैठ उसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। वही प्रियांशु बेहोशी की हालत में सोया पड़ा था। सभी लोग कमरे में पहुंचते हैं। वही अधिराज जब यह नजारा देखता है तो उसका गुस्से में हाल बेहाल हो जाता है और वह जोर से बोलता है, लीव इट। पर शायद आरू को ना ही उसका कोई डर और ना ही कोई उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे उसके सामने सिर्फ प्रियांशु दिख रहा था जिसका वह गाल थपथपाते हुए आंसू भरी आंखों से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वह उठ नहीं रहा था। तभी आरू बोलती है, उठना बच्चा, देख देख मैं आई हूँ और तू ऐसे कैसे बेहोश हुआ, क्या हुआ, चल उठ जा, मजाक मत कर, नहीं तो तू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तभी प्रीता उसके पास जाते हुए, प्रियो अभी वह बेहोश है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा, उसे दवा दी गई है तो टेंशन मत ले। तभी आरू उसका हाथ झटकते हुए, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं बुलाऊं और यह मेरी आवाज ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। वही अधिराज अपनी बात को इग्नोर होता देख उसका गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है। तभी वह उसके आगे कुछ का पाता, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वही प्रियांशु को आरू बोलती है, अरे उठ ना कमीना, मैं कितना सोएगा तू, देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोल उठ जाती है और उसे एक लात उसकी कमर पर मारती है। तभी प्रियांशु अपनी कमर सहलाते हुए, भूतनी चुड़ैल डायन मुझे मार क्यों रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बेहोश पड़ा हूँ। ये सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही प्रियांशु को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह उसे खींचते हुए उठाकर बोलती है, उठा ना चमगादड़, कितना सोता है, देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कह उसे उठाने लगती है। तभी प्रियांशु बोलता है, मुझे सोने दे, ये बोल वह आरू का हाथ पकड़ उसे खींच देता है और वह उसे पकड़ बोला, तू भी मेरे पास ही सो जा। ये बोल वह फिर से आंखें बंद कर लेता है। वही प्रियांशु उसके गले में हाथ डाल आंखों में आंसू लिए उसे एकदम से चिपक कर लेट गई थी। ये देख घर के कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि बचपन से ही दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पास रहे हैं। लेकिन शायद ये चीज अधिराज को या फिर राधिका को पसंद नहीं आता है। वही राधिका मन में बोलती है, इन दोनों की ऐसी ही करीबी एक दूसरे के साथ रही तो आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, मुझे इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। तभी अधिराज को अब बर्दाश्त नहीं होता, वह गुस्से में वहां जाता है और आरू का हाथ पकड़ झटके से उसे खींचकर खड़ा कर देता है, जिससे आरू हड़बड़ाकर उसे देखने लगती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज उसे घूरते हुए उसे खींचकर बाहर ले जाता है। वही प्रियांशु बड़बड़ाते हुए, ए झल्ली कहाँ गई तू, ये बोल हाथ मारने लगता है। तभी बरखा उसके पास एक पिलो रख देती है जिससे वो पकड़कर सो जाता है। वही अधिराज उसे खींचते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ ले जाता है और उसे झटके से बिस्तर पर धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। उसके ऐसा करने से आरू बिस्तर पर ही गिर जाती है। वही अधिराज दांत पीसते हुए, क्या कर रही थी तुम अभी वहां पर। तभी आरू जो अब जाकर होश में आई थी वह हकलाते हुए पीछे होते हुए बोलती है, क्या क्या कर रही थी मैं। तभी अधिराज उसके पैरों को पकड़ अपने पास खींच देता है जिससे आरू टोटल बिस्तर पर गिर जाती है। ये देख आरू उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथों में अपने हाथों को फंसा देता है, जिससे आरू छटपटाने लगती है। ये देख अधिराज उसे एक झटके में उठाकर खड़ा करता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले जाता है और जाकर शॉवर के नीचे उसे खड़ा कर देता है। यह इतनी अचानक से होता है कि आरू ठंडी से कांप जाती है। एक तो वैसे ही वह नहाने में सबसे ज्यादा आलसी थी और इतनी रात को पड़ती ठंडी से वह कपकपाने लगती है और वह अधिराज को चिल्लाते हुए बोलती है, राक्षस, बटेर आंखों वाला, बाघ बिल्ला, जंगल के लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पानी में भिगाने की। यह बोल वह अधिराज को धक्का देने लगता है। फिर चिल्लाकर बोली, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, ये बोल अपनी उन ब्लू आंखों से उसे घूरने लगती है। अधिराज जो अभी अभी अपने नए नामकरण को सुन गुस्से में उबल जाता है। एक तो उसे प्रियांशु और आरू की करीबी बर्दाश्त नहीं हुई, ऊपर से उसे इन बेतुके शब्दों में नया नया नाम सुन उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। तभी अधिराज उसके भीगे हुए बालों को पकड़ अपने पास खींचते हुए सख्त आवाज में बोलता है, मिस बकबक, आखिर तुमको मेरी बातें सुनाई और समझ क्यों नहीं आती। उसके बाल खींचने से आरू दर्द और अपने नम आंखों से उसे देखने लगती है क्योंकि उसके ऐसे बाल पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था। तभी अधिराज उसकी आंखों में देखते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ढंग के कपड़े पहना करो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। फिर उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे देखा, जो भीगने की वजह से व्हाइट शर्ट होने से उसके अंदर के इनरवियर जो कि ब्लैक ब्रा था वह दिखने लगता है। ये देख अधिराज उसके अंदर से झांकते हुए क्लीवेज पर हाथ रखते हुए बोलता है, और ऐसे कपड़े मना किया था ना मैंने, ये बोल अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने के लिए उसके माथे से अपना माथा सटा देता है। वही आरू ठंड से कांपने लगते हैं और अधिराज की इतनी सर्द आवाज सुनकर वह हकलाते हुए, वह मैं घर पर थी, वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज एक झटके से उसका टी-शर्ट खींचकर फाड़ देता है। उसके ऐसा करते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह 2 कदम पीछे हो जाती है और दीवार की तरफ पलट जाती है। उसके अंदर से ब्लैक ब्रा जो पीछे से एक हुक पर था, उसकी पूरी पीठ दिखने लगती है। अधिराज जो खुद सावर के नीचे खड़ा होकर उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह देख मैं खुद को कितना कंट्रोल करता हूँ। ये कह वह उसे अपने सीने से सटा लेता है। आरू के दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती है। वह अधिराज की हाथ अपने कमर पर से हाथ हटाने लगती है। तभी अधिराज अपना एक हाथ उसके कमर में डाल दूसरा हाथ उसके ब्रा के ऊपर से ही उसके चेस्ट पर अपने हाथों को रख देता है। ये होते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। शायद यह उनका रिश्ता ही था जो और अधिराज को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, नहीं तो खुद को छूने वालों की टांगें तोड़ देती। वही अधिराज अपने हाथों को आरू के चेस्ट पर हल्का सा प्रेस करता है, जिससे आरू सिसक जाती है और पीछे मुड़ अधिराज के गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह उसे अपने पास और उसे खींच लेता है। वह आया था आरू को हर्ट करने के लिए, उसने आयु और प्रियांशु की करीबी को उस पानी में मिटाने के लिए, पर आरू को इस तरह देख वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वही आरू उसके गले लग कांपती हुई आवाज में उसके कान के पास जा बोलती है, प्लीज डेविल डोंट टच। उसके ऐसा कहते ही अधिराज अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथ डाल उसका चेहरा अपने सामने करता है। आरू की आंखें बंद थी और उसके होंठ कपकपा रहे थे। तभी अधिराज बोलता है, ओपन योर आइज मिस बकबक। उसकी आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि वह अपनी आंखें खोल देती है और उसकी आंखें खुलते ही उसकी आंखें सामने उस इंसान की आंखों से मिलती है, जिससे वह अपनी आंखें फिर से बंद कर देती है। तभी अधिराज उसे अपने और करीब खींचते हुए आंखें खोलने को बोलता है। आरू के दिल की धड़कन एकदम बड़ी हुई थी। अधिराज की चेस्ट आरू की चेस्ट दोनों की ही एकदम सटी हुई थी, जिससे दोनों ही एक दूसरे के बॉडी को फील कर पा रहे थे। तो वही आरू अपनी आंखें खोल देती है। ये देख अधिराज बोलता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम किसी भी मर्द के करीब जाओ, ये बात तुम हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, नहीं तो जो आज हुआ है वह कभी भी हो सकता है। ये बोल वह अपने हाथ फिर से कमर से उसके सीने तक ले जाने लगता है। तो आरू झट से हाँ में सिर हिला देती है। वह अधिराज की इतनी ज्यादा करीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर वह मात्र 20 साल की लड़की थी जिसे किसी लड़के के प्रति इतने सेडिक्टिव तरीके से पहली बार आई थी और उसकी पूरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि वह उसे फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अधिराज की सारी बातों के लिए हाँ कह दिया।
उसके हाँ करते ही अधिराज शॉवर ऑफ कर देता है और फिर आरू को ऊपर से नीचे देखने लगता है, जिसने इस समय ऊपर ब्लैक ब्रा के साथ नीचे हॉट पैंट पहनी हुई थी। बाल उसके पानी से पूरे चिपक चुके थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। वही आरू के बार बार सांस गहरी गहरी लेने से उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देख अधिराज की धड़कनें बढ़ जाती है। वही आरू को खुद पर अधिराज की नजरें महसूस कर सकती थी। वही अधिराज अभी भी उसे कमर से पकड़ा हुआ था। वह आरू के कानों के पास जाते हुए बोलता है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, यू आर माइन ओनली माइन। ये कह वह अपने होंठ धीरे धीरे कानों से सरकाते हुए उसके गले से होते हुए वह उसके ब्रेस्ट तक जाता है, जो ब्रा पहनने से ऊपरी कुछ क्लीवेज दिख रहे थे, जिस पर जाकर वह उसे पर अपने दांत गड़ा देता है। उसके होठों का स्पर्श अपनी ब्रेस्ट के ऊपर महसूस कर आरू कपकपाने सी लग जाती है। वही अधिराज अपने होंठ उसके ब्रेस्ट से बाहर निकलता है जहां पर हल्का खून जम गया था। ये देख आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही अधिराज उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर ऊपर करते हुए बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। ये बोल उसके माथे को चूम लेता है और वही बाथरूम को खींच आरू को दे बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही आरू अभी पीछे दीवार से लग जाती है और गहरी गहरी सांस से लेने लगती है। एपिसोड 44, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, नफरत बचपन। अब आगे अधिराज के वॉशरूम से चले जाने के बाद आयु वही दीवार से लग गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अपनी आंखें बंद कर उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गुज रही थी, यू आर माइन ओनली माइन। लड़कों से दूर रहना। अपने लिए अधिराज को इतना ज्यादा पजेसिव देख कहीं ना कहीं आरू को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पर कुछ ही देर में अधिराज के करीबी को याद कर ना जाने क्यों लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। तभी वह अपने हाथ अनजाने में ही अपने बॉडी पर फिराती है तो उसके हाथ उसके सीने पर लगे दांतों के निशान पर पहुंचते हैं, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। शायद अधिराज के दिए हुए निशान यही था कि उसे जब भी वह देखे उसे यह याद रहे कि वह किसकी है। वह कुछ देर अधिराज की यादों में खो जाती है, ना चाहते हुए भी वह उस इंसान के बारे में सोचने लगती है जिस इंसान ने अभी तक सिर्फ उसे डराया था, पर वही इंसान उसकी सबसे ज्यादा करीब था, उसी पर अपनी हक जमा रहा था। तभी वह अपनी आंखें आहिस्ते से खोलती है। तभी एक नजर खुद को देखती है तो खुद को ही देख एक शर्म सी आती है। तभी वह उसकी नजरें अपने कपड़े पर जाती है। ये देखते ही उसकी सारी खुशी हवा हो जाती है और अगले ही पल उसकी जबान पर दुनिया जहां की नाराजगी के साथ साथ अधिराज के लिए तरह तरह की गलियां निकलने लगती है और झुककर अपने उसे फटे शर्ट को देखते हैं आरू बोलती है, कमीना पापी, जमीन पर चलने वाले कीड़े, देविल, मेरी इतनी ज्यादा महंगी और पसंदीदा टी शर्ट को फाड़ दिया। इसे मैं मार्केट से 500 में खरीदा था, उसे क्या पता कि मैं अपनी मुश्किल से बचाई हुई सेविंग को इस टी शर्ट पर खर्च किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? ये बोल उसे रोना आ जाता है। आखिर वो कपड़े क्या पहने? तभी उसे याद आता है कि अभी भी उसके हाथों में लटका हुआ उसके ऊपर बाय रोब है। वह उसे ले उसे पहनकर बाहर कमरे से जाती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। वह एक गहरी सांस लेकर बाहर आती है। वह कौन सा कपड़ा पहने उसे समझ नहीं आ रहा था और अधिराज को कोर रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि अभी उसकी कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई है और उसका यहाँ पर भी एक कवर है। ये सोचते ही वह अपने ही सिर पर मारती है और अपने कमरे में जाकर कपड़ा खोजने लगती है तो जिसमें ज्यादा साड़ी के साथ साथ लॉन्ग लॉन्ग सूट था। ये देख वह कुर्ते हुए बोलती है, ये सब जरूर उस सासू माँ ने करवाया होगा। बताओ भला इतना ज्यादा भारी भारी कपड़े कौन पहनता है? ये बोल वह गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। फिर अगले ही पर वह जाकर अधिराज के कबर्ड को खोलती है और उसमें से उसकी एक ब्लैक शर्ट को निकलते हुए बोलती है, अब मेरे शर्ट के फाड़ने के बदले तुम्हारी यह शर्ट तो पहन सकती हूँ। ये बोल वह उसे चेंज कर लेती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। वह बाहर जाती है तो देखती है वहां पर उसकी 3 चुड़ैल दोस्त उसे ही घूरते हुए खड़ी थी। सामने बरखा, प्रीता और श्रुति तीनों ही वहां पर खड़ी थी। तभी श्रुति आरू को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, ओह क्या बात है, पानी में भीगा भीगा बदन है, खुद के कपड़े गायब, पतिदेव के कपड़े पहने हुए, क्या बात है, कुछ हो गया क्या? उसकी ऐसी बातें सुन आरू उसे घूरते हुए बोलती है, बता काम क्या है और नहीं है तो यहाँ से फुटो तुम लोग। तभी बरखा कहती है, मैडम अगर आपको याद ना हो तो आप पदफेरे की रस्म को तोड़ कर आई है तो कृपया करके घर चलिए, नहीं तो माताश्री मेरा खून पी जाएंगी और मुझे अपना खून पिलाने का कोई शौक नहीं है क्योंकि यह सारा रायता आपका फैलाया हुआ है। ये सुनते ही आरू को याद आता है और वह अपने सिर पर मारते हुए बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि मैं तो यहाँ पर पदफेरे के लिए आई थी। तभी उसे याद आता है कि प्रियांशु, तभी प्रीता उसे रोकते हुए, जाना भी मत, तुम उसके कमरे में, वह सो चुका है और जो भी करना है सुबह करना। तभी आरू बाहर आते हुए, तो तुम सभी यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर पर, यह बोल वह धड़ धाते हुए वहां से चली जाती है। तीनों ही एक दूसरे को देखना में सिर हिलाती है। ही आरू नीचे जाती है। सभी लोग अपने कमरे में जा चुके थे लेकिन वहां पर राधिका, दादी, शिल्पा और पूजा बैठे हुए थे। तभी आरू उनके पास जाते हुए, दादी अब मैं जा रही हूँ घर पर, नहीं तो वह मुकम्मल हो सकता है मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। तभी राधिका टोंट करते हुए बोलती है, बहुत जल्दी आपको याद आ गया कि आप घर से बाहर निकलना है कि नहीं? ये थोड़ा पहले ही याद कर ली होती तो अच्छा होता। आरू कुछ समझ नहीं पाती। तभी दादी बोलती है, बेटा अब आप घर पर जाए, आदित्य आपको छोड़ देंगे और जो भी बात होगी कल होगी। राधिका कुछ कह नहीं पाती। वही आरू उनके गाल पर एक किस करते हुए बरखा से बोलती है, चलो लेट हो रहा है, और फिर जोर से चिल्लाती है, आदि भाई आदि भाई। आदित्य अपने रूम से आते हुए, आ रहा हूँ। फिर उसकी नजर आरू पर पड़ती है और उसे ऊपर से नीचे देखा है, फिर वह सभी की तरफ देखा है जो आरू को ही देख रहे थे। बरखा अपना चेहरा नीचे कर लेती है। शायद आरू को ये बात समझ नहीं आता लेकिन आरू के इस समय बाल भीगे हुए थे और उसने अधिराज की शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही में कुछ देर पहले अधिराज उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया था। शायद इस चीज को आरू बहुत नॉर्मल ले रही थी पर यह एक बहुत बड़ी बात थी। तभी आदित्य आरू को देखते हुए, ठीक है बड़ी माँ, मैं इन लोगों को छोड़कर आता हूँ। ये बोल उन दोनों को लेकर चला जाता है। वही राधिका कुछ कहने की होती है कि दादी बोलती है, राधिका बच्ची है वह और रही बात की अचानक से सब कुछ नहीं समझ सकती। अभी कुछ 2 दिन पहले ही उसकी ऐसी ही शैतानियां थी। तभी राधिका बोलती है, पर माँ उन्हें ये बात समझनी होगी कि वह इस घर की बहू है। तभी शिल्पा कहती है, थोड़ी धन की बहू खोजी होती, न जाने कैसी अपने बहू खोज ली जो यहाँ पर एक बच्ची से ज्यादा दिमाग उसका है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका साम्राज्य ही पूरा खत्म कर दे। ये सुनते ही राधिका उसे घुटने लगती है तो दादी राधिका से बोलती है, राधिका हम आपसे पूछने नहीं गए कि आपने यह शादी क्यों करवाई। रीजन चाहे जो भी हो पर शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, पर हम आपके बातों का सम्मान रखते हैं क्योंकि आपने आज तक कोई फैसला गलत नहीं लिया तो उम्मीद करते हैं कि आपने यह फैसला भी कुछ सोच के ही किया होगा, पर आप अपने नजरिए से नहीं उस बच्ची के नजरिए से देखिए। वह इतनी जल्दी एक बहू के रूप में नहीं सेटल हो सकती है। राधिका कुछ नहीं कहती है और वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर जाते जाते उसकी नजर ऊपर बालकनी में खड़े अधिराज पर जाती है जो रेलिंग पर दोनों हाथ रख नीचे का नजारा कब से देख रहा था। अधिराज को एक नजर देख वह वहां से चली जाती है। वही आरू जब घर पर जाती है तो उसे वहां पर रचना कहीं नहीं दिखती। वहां पर अमित और वैभव बैठे होते हैं। वैभव को रचना जाने नहीं देती है गुस्से में। वही वैभव जैसे आरू को आते देखता है तो वह बोलता, आरू ये क्या हरकत है और आप ऐसे कैसे चले गए बेटू। ये बोलता ही है तो आरू जम्हाई लेते हुए उसे बोलती है, भाई मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। ये बोल अपने कमरे में चली जाती है। तभी वैभव की नजर आरू के कपड़े पर जाती है और कुछ सोच उसकी नजर नीचे हो जाती है। तभी वह मन में सोचता है, क्या अधिराज ने आरू के साथ, पर वह इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था। वही अमित बरखा को देख पूछते हैं, बेटा वहाँ सब कुछ ठीक तो था ना? बरखा बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक था। ये बोल अपने कमरे में चली जाती है। वही बिस्तर पर लेटी आरू एक टक ऊपर छत पर देख रही थी।
उसके हाथ अभी भी वही जगह पर थे जहां पर उसे वह दर्द दिया गया था। बरखा जाकर नाइट बल्ब जलाकर उसके पास लेट जाती है। वो उसकी तरफ जैसे ही करवट लेती है वैसे ही आरू बोलती है, बरखा मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करना। ये बोल अपनी आंखें बंद कर देती है। पर वही अधिराज अपने स्टडी रूम के बालकनी में खड़े एकटक सामने चांद को देख रहा था। उसके हाथ में आदत अनुसार अभी भी सिगरेट थी। वो लगातार सिगरेट पिए जा रहा था। अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही बाथरूम की नजारा नजर आता, जिसे देख झट से अपनी आंखें खोल देता। वह बोलता है, मुझे आज तक किसी ने ऐसा इफेक्ट नहीं किया। यदि किसी ने इफेक्ट किया था तो वह सिर्फ तुम थी। ये बोलो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक नजारा घूम जाता है। एक लड़का जिसकी उम्र यही करीब 17-18 साल की रही होगी। वह अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। वह अपने कमरे में बैठे लगातार कीबोर्ड पर उंगली चला रहा था। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई बार बार उसके कमरे में झांक रहा है। जब भी वह पीछे देखता तो अचानक वो परछाई गायब हो जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। वह फिर से देखता है तो वो परछाई उसके चेहरे के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक वह लड़का अपने हाथ चेहरे के पीछे करता है तो एक पतली सी नन्ही सी कलाई उसके हाथों में आ जाती है। यह महसूस होते ही वह उसे खींच लेता है तो सामने देखता है एक 6 साल की छोटी सी बच्ची अपने ब्लू आंखों से टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर कंप्यूटर और कीबोर्ड पर जाती है तो वह अपनी प्यारी और तोतली आवाज में बोलती है, अंकल क्या मैं छू सकती हूँ। वह लड़का जिसके चेहरे पर अभी गुस्सा था पर उसे बच्ची की इतनी प्यारी आवाज सुन न जाने क्यों उसका चेहरा शांत हो जाता है। वो देखता है एक प्यारी सी फूली गाल वाली लड़की जिसका रंग एकदम दूध जैसा सफेद, बालों की 2 पोनी बनाए जिस पर ढेर सारी तरह तरह की पीन लगी हुई थी जो कार्टूनों की बनी थी। वह अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर उसे अपने नीले आंखें से टिमटिमाते हुए देख रही थी, जैसे वह अनजाने में ही सम्मोहित करने की कोशिश कर रही हूँ। वह उसे देखना चाहते हुए भी हमें सिर हिला देता है तो वह खुशी खुशी उसी की बोर्ड को छूने की कोशिश करने लगती है, पर मेज ऊंचा होने के कारण वह उसे प्रॉपर छू नहीं पा रही थी। तभी वह अपनी प्यारी आंखें फिर से उस लड़के की तरफ करते हुए, अंकल आप मुझे अपनी गोदी में उठा लो, मुझे इससे खेलना है। ये सुन वह लड़का उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। तभी वह लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ, हाँ क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। लड़का उसे घूरते हुए, तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगी। ये सुन वह लड़की अपने माथे पर टैप करते हुए जैसे कुछ सोच रही हो फिर वह बोलती है, ओके आज से मैं आपको भाई बुलाऊंगी। यह बोल वह उसकी कीबोर्ड को छूने लगती है और उसे लगातार टाइप करने लगती है। पर उस लड़की की ऐसी बात सुन उसे गुस्सा आने लगता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे मना करे, पर ये लड़की उसके मुंह पर उसके ही गोद में बैठकर उसे ही सीधे ना कह रही थी। वह बच्ची उंगली चलाने लगती है जिससे टिक टिक की आवाज आ रही थी। ये देख वह उछल पड़ती है। तभी दूर से 2-3 बच्चे और झांक रहे थे। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है, यह आरू हमारे देवल भाई के पास क्यों गई? वह जरूर उसे भी डटेंगे। तभी दूसरी बच्ची बोलती है, हाँ और यदि उसे वो डटेंगे तो वह रोने लगेगी। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र भी यही करीब 16-17 साल के थे। वह जैसे ही उन सभी को देखता है वह बोलता है, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वह लड़का जैसे ही अंदर आता है अंदर की नजर देख शॉक हो जाता है। तभी किसी को अंदर आते देख वह दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी वह बच्ची जो अभी तक उस लड़के की गोद में बैठे तब से बकबक किया जा रही थी और उसकी कीबोर्ड को चलाई जा रही थी, वो उस लड़के को देख उसे लड़के की ही गोद में खड़ी होकर बोली, भाई। ये बोल अपनी बाहें फैला देती है। वो लड़का जो कोई और नहीं वैभव था वो उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, आरू तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोल एक नजर अधिराज को देखता है जिसके चेहरे को देख उसका भाव समझ नहीं आता, पर उसे एक अनजाना डर लग गया था। जब उसने आरू को अधिराज की गोद में बैठा देखा था तभी अधिराज अपने कीबोर्ड की तरफ घूमते हुए वह वैभव से बोलता है, कौन है ये? उसकी कोल्डनेस आवाज सुन वैभव थोड़ा परेशान होते हुए, राज यह मेरी बहन है। ये छोटी है, इसे पता नहीं है। वह इतना ही कह पाता है कि राज उसे उंगली के इशारे से जाने को बोलता है। वह एक गहरी सांस लेकर आरू को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी आरू अपने हाथ अधिराज की तरफ करते हुए, बाय अंकल। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुठिया कस जाती है और वह एक नजर उस ब्लू आंखों से जाती हुई लड़की को देखता रह जाता है। अधिराज अपनी आंखें खोलता है तो सामने फिर से उसकी नजर उस चांद पर जाती है। वह बोलता है, तेरी उन आंखों की कशिश जो पहली बार दिल में उतर गई थी, मेरे पास आने से दिल में एक ठंडक मिल गई थी। पर मैं जंगल में वह आग का दरिया हूँ जो एक बार जले वह सब कुछ जलकर राख कर दे। कहीं तुम मुझ तक पहुंचते पहुंचते ही उस जंगल में ही ना खो जाओ। ये बोल उसे आरू की वह ब्लू आंखें याद आती है। कुछ लोगों के दिल में प्यार पनप रहा था तो कुछ के दिल में अतीत की झलक। सभी अपने अपने दिलो हाल से जूझ रहे थे। तो वही दूसरी तरफ होटल के एक कमरे में एक लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। शायद उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था। वो लड़की रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर उसके ऊपर हावी हुआ आदमी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की अब सारी हिम्मत छोड़ दी थी और सिर्फ रोती ही रह जाती है। वही उस रूम का बार बार दरवाजा खटखटाया जा रहा था जिससे वह लड़का बार बार चिढ़ जा रहा था। तभी कुछ देर में वह शांत होता है और उस लड़की के ऊपर से खड़ा होकर एक नजर उस लड़की को देखता है जो रोते हुए अपनी चेहरा दूसरी तरफ की थी। ये देख वह आदमी उसके मुंह पर एक नोटों की बंडल फेंकता है और बोलता है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपना यह मुंह इन नोटों से बंद रखना, नहीं तो तुम्हारी क्या हसर करूंगा उसका तुम सोच भी नहीं सकती। वो लड़की उसे नम आंखों से देखते ही रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये देख वह आदमी अपने कानों में उंगली करते हुए, डिस्गस्टिंग पीपल। पहले खुद पैसों के लिए ये सब हरकत करने के लिए पास आती है, बाद में यह अपना दुखड़ा गाती है। दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है जिससे वह गुस्सा होकर दरवाजा खोलता है और सामने खड़े इंसान पर एक जोर का थप्पड़ लगाता है। सामने उसका असिस्टेंट था। वह अपने गालों पर हाथ रख सामने खड़े इंसान को देखने लगता है। तभी वह आदमी जो कोई और नहीं हर्षवर्धन था वह चिल्लाते हुए बोलता है, कौन सा मेरी मां मर गई है जो तुम मुझे कब से खटखटा जा रहे हो? तभी वह अपने गालों पर हाथ रखते हुए हर्षवर्धन को देख बोलता है, बॉस आपने ही बोला था अगर छोटे मालिक को होश आ जाए तो आप किसी भी सिचुएशन में रहे, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। ये बात जैसे ही हर्षवर्धन सुनता है वह उसे एक और थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, तो तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे? वह अपने कपड़े पहन बाहर चला जाता है। उसके असिस्टेंट की आंखें नम हो गई थी और गुस्से में हाथों की मुठिया कस गई थी। वही हर्षवर्धन बाहर जाकर गाड़ी में बैठ बोलता है, अब तुम राजावत को मैं अपने शीशे में उतारूंगा। ये बोल अपना सिर टिका देता है और बोला, अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। एपिसोड 45। यदि बेटा ही ना रहे तो बहू जिंदगी भर मायके पड़ी रहेगी। अगली सुबह आरू के कमरे में बरखा नहाकर बाहर आती है तो देखती है आरू अभी भी बिस्तर में मुंह छुपाकर सोई हुई थी। ये देख बरखा उसके पास जाती है और उसे हिलाकर उठने लगती है, पर आरू अपनी करवट बदलकर सो जाती है। तभी बरखा उसे फिर से कंधे से पकड़ उठाती है पर अगले ही पल में फिर से सो जाती है। ये देख बरखा झुंझलाते हुए, यार उठ जाना, क्यों परेशान कर रही हो? उसके ऐसे उठाने से आरू नींद में कमीना, कुत्ता तूने मुझे किस किया, ना देखना चुन चुन का बदला दूंगी। उसकी बकवास सुन उसे वही बगल में पड़ा जग का पानी उड़ेल लेती है जिससे आरू हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। तभी आरू अपनी आंखें खोल सामने बरखा को देखते हैं और झल्ला कर बोलती है, यार तुझे यदि कुछ एडवेंचर करके मुझे उठाना ही है तो कुछ नया ट्राई किया करो, ये हमेशा मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंकती हो?
या सुन बरखा अपना बाल पोंछ टॉवल को एक जगह टांगते हुए बोलती है, अगली बार तेरे ऊपर में कीड़े फेंक दूंगी या फिर तेरे पास पटाखा बजा दूंगी। यह सुन आरू उसे घूरने लगती है। तभी बरखा बोलती है, आरू तुम्हारी शादी हो गई है। वह इससे आगे कुछ पूछ पाती तभी आरू बोलती है, हाँ मुझे याद है मेरी शादी हो गई है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये कह वह वापस सोने लगती है। तभी बरखा उसका हाथ पकड़ते हुए, चुपचाप जाकर उठो और नहा धोकर नीचे चलो, अभी शायद तुमको याद नहीं, कल तुमने बहुत बड़ा रायता फैलाया है जिसमें माँ भी बहुत गुस्से में है और अभी उन्हें संभालना है। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये बात सुनते ही आरू को ध्यान आता है और वह तुरंत उठकर बाथरूम चली जाती है। तभी बरखा चिल्लाते हुए, अपने कपड़े तो लेते जाओ। पर आरू वॉशरूम में जा चुकी थी। बरखा मन में बिलीव नहीं होता कि तुम्हारी शादी हो गई है। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही नीचे रचना जी किचन में खाना बना रही थी और कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। तभी लता बोलती है, काकी क्या हुआ, अब क्यों इतनी परेशान है? ये सुन पनीर की सब्जी में पनीर के टुकड़े डालते हुए रचना बोलती है, कुछ नहीं लता, तुम्हें तो पता ही है आरू की शादी कैसे हुई है, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि उसे कुछ करना नहीं आता। पता नहीं आगे क्या करेगी। तभी पीछे से रचना के कंधे पर कोई हाथ रखते हुए बोलता है, मान अगर मैं कुछ ना भी कर पाऊंगी तो आप पास में होना, और या फिर मैं तो लता दीदी को ही उठाकर लेकर चली जाऊंगी। उसकी यह कह वो हंसने लगती है। रचना आर को देख फिर अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है। ये देख आरू उसके पीछे से गले लगाते हुए, माँ सॉरी ना, आपको पता है ना कि प्रियु मेरे लिए क्या था, बस इसलिए मैं सब कुछ भूल गई और गलती कर बैठी। ये सुनते ही रचना एक गहरी सांस लेती है। तुम चलो बाहर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सुन आरू रचना को फिर से एक बार गले लगा लेती है और बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही रचना की आंखों में नमी आ जाती है। वही कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। राजन अमित को कुछ इशारा करते हैं तो अमित नाश्ता करते हुए हिचकते हुए रचना से बोले, रचना आरू पगफेरे की रस्म के लिए आई थी और वह इससे ज्यादा कुछ कर पाता कि रचना उनकी बात समझ उनको घुरते हुए बोलती है, पगफेरे की रस्म में एक नियम होता है, दामाद को बेटी लेने आना होता है, जब तक उसका पति मेरे घर पर नहीं आता तब तक मैं इसको विदाई नहीं दूंगी। जरा मैं भी तो देखूं मेरे इस छोटे से घर में कदम रखने में उसकी क्या हैसियत होती है। राजन अमित बरखा सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वही आरू भी नजरें उठाकर अपनी मां को देखती है। तभी दूर से एक आवाज आती है, पर एक नियम और भी है, यदि किसी कारणवश पति नहीं आ पाता तो घर के फैमिली मेंबर पगफेरे की रस्म के लिए आ सकते हैं। सभी उधर देखते हैं तो वहां पर राधिका और उसके साथ पूजा और एक दो नौकर अपने हाथ में थाल लिए खड़े थे। ये देख रचना और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तभी अमित उन्हें अंदर बुलाता है। वह अंदर आती है तो सोफे पर बैठ जाती है। सभी का लगभग नाश्ता हो चुका था। तभी रचना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, आप कहना क्या चाहती हैं? तभी राधिका बोलती है, हम अपनी बहू को अपने साथ ले जाने आए हैं। तभी रचना बोलती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह विदाई करूंगी? और क्या आपका बेटा हमारे इस छोटी सी घर में नहीं आ सकता है? तभी राधिका उन्हें घूरते हुए, यदि बेटा ही ना रहे तो क्या बहू जिंदगी भर अपने मायके पड़ी रहेगी? ये सुनते ही सभी राधिका को देखने लगते हैं तो राधिका बोलती, अधिराज यहाँ पर नहीं है, वह कुछ दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। ये सुनते ही सभी उन्हें देखने लगते हैं। वही आरू तो किचन में लता के साथ खड़ी थी, वह भी सब सुनती है तो उसका मुंह बन जाता है। तभी रचना कहती है, यहाँ ना आने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया, हमारे इस गरीब खाने में आने में आपके बेटे की नाक जो कट जाएगी। तभी राधिका मुस्कुराते हुए, अगर रचना आपने जरा ध्यान दिया होता तो सिर्फ मेरा ही नहीं आपका खुद का बेटा भी इस घर में नहीं है। ये सुनते ही अचानक रचना को ध्यान होता है कि वह सुबह से ही वैभव को नहीं देखी। ये याद आते ही वह अमित की तरफ देखते हैं तो अमित आंखें चुराते हुए बोले, वह सुबह ही चला गया है। ये सुनते ही रचना दांत पीस कर रह जाती है। एपिसोड 46, अधिराज आरू की पैशनेटली किस, आरू का अधिराज को काटना। अब आगे, आरू जब से पार्टी में आई थी तब से सभी की नजर उस पर ही टिकी थी। चाहे वह कितनी भी चुलबुली हो, पर उसकी सुंदरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कुछ अच्छे जो उसके साथ धूम मचाकर डांस कर रहे थे तो वहीं पर कुछ बुरे ही थे जिसकी नजर आरू के बॉडी पर पड़ी थी, और यह मोनिका देख चुकी थी। मोनिका अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए वही रास्ता चुना जो हर इंसान किसी को बर्बाद करने के लिए चुनता है। वह जब सभी थककर बैठे हुए थे तो वह आरू के पानी में तेज नशा करने वाला शराब वेटर के जरिए उसको पिलाती है। जब आरू को कुछ अजीब सा होता है तो वह वॉशरूम चली जाती है। सभी को लगता है कि आरू ने जो वोडका पिया है उसी का असर है। कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब वॉशरूम जाती है तो उसे उल्टियां होने लगती है। वह कुछ बेहतर महसूस करती है पर अभी भी उसका सिर चकरा रहा था। उसे सब कुछ अजीब और धुंधलापन लग रहा था। वह बाहर निकलती है तो अपने सामने दो लोगों को देख उनकी नजरों को देख समझ जाती है कि उसके साथ फिर से कुछ गलत होने की आशंका है। वह मन में अपनी माँ की बातों को याद करते हुए बोलती है, ये सारी दुश्मन मेरे ही क्यों बनते हैं? ये कह वह उन दोनों की नजरों को धोखा दे वहां से भाग जाती है। उसके भागते ही दोनों उसके पीछे जाते हैं तो आरू किसी की शक बॉडी से टकरा जाती है और धड़ाम से गिरने की होती है, लेकिन वह इंसान उसे एक हाथ से ही उसके कमर से पकड़ लेता है जिससे वह देख नहीं पाती और उसके बाहों में झुल जाती है। पीछे से वह दोनों इंसान जब उस इंसान को बोलते हैं कि उसे छोड़ दे तो वह इंसान आरू को सीधा अपने पास खींच लेता है तो आरू जाकर उसके सीने से लग जाती है। तभी वह इंसान जैसे पीछे घूमता है, उसकी आंखों देख वह दोनों हकलाते हुए डरकर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। ये कोई और नहीं अधिराज था। वह दोनों ये तो नहीं जानते थे कि सामने वाला इंसान कौन है, पर उसकी वह गहरी और लाल आंखें उन्हें खड़े खड़े भी डराने के लिए काफी था और उसका ओहदा साफ समझ में आ रहा था कि उन सबसे कहीं ऊंचा है। वो दोनों अपने डर को काबू करते हुए, मिस्टर तुम जो कोई भी हो, देखो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इस लड़की को हमने अप्रोच किया है और इसे हमारे हवाले करो। अधिराज एक नजर अपनी बाहों में खड़ी उस लड़की को देखता है जो कब से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अधिराज उसको कमर से पकड़ अपने सीने से लगाया था, इसलिए उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रहा था। तभी अधिराज बोलता है, क्या तुम्हें इस लड़की ने अप्रोच किया है? ये सुनते ही एक पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं पर हड़बड़ाते हुए झूठ बोलते हैं, हाँ उसी ने हमें अप्रोच किया है, और वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर लड़कियां आती क्यों है? क्या वह अपने डर को काबू करने की कोशिश करते हैं। अधिराज की आंखें छोटी करके, तुम्हारी मर्जी या इसकी मर्जी है, और यदि इसकी मर्जी तो ये भाग क्यों रही थी? वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं। अधिराज उनके चेहरे देख तिरछी स्माइल आ जाती है और उसकी स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं, किसी खतरे की घंटी थी। तभी अधिराज बोला, वह हम सभी खेल खेल रहे थे, जो पहले इस लड़की को पकड़ेगा वह उसके साथ पहले बेड पर परफॉर्मेंस करेगा। ये सुनते ही अधिराज की आंखें सख्त हो जाती है। तभी उसे अपने बाहों में आरू कसम कसाते हुए मगर गुस्से भरी आवाज आती है, कमीना, पापी, सुअर की औलाद, बिना पूंछ वाला कुत्ता, तू मुझे बेड पर ले जाएगा? अरे छोड़ मुझे, मैं बताती हूँ तुझे साले रावण के वंशज, तुझे लगता है कि तुम मेरी जैसी द ग्रेट आरू गिरवाल के साथ तो कुछ कर सकता है, और तुझे क्या पता पूरी कॉलेज पूरी दुनिया मुझसे डरती है, तू मुझे पकड़ेगा? अरे छोड़, कौन है तू जो मुझे इस तरह से रस्सी में बंधा है? ये बोल वह खुद को छुड़ाने लगती है। अधिराज को इस पिद्दी सी लड़की की इतनी तरह तरह की अजीबोगरीब गालियां सुन उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी जैसे अधिराज उसको छोड़ता है वैसे ही आरू 2 कदम पीछे हो जाती है। आरू के चेहरे पर बाल आ चुके थे। तभी वह अपने बालों को अपने होठों से हवा कर फूंकी उड़ाती है और बड़ी अदा के साथ पीछे करती है जिससे उसका चेहरा रिवील होता है। अधिराज के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। अचानक उसे आरू का वो ड्रेस याद आता है, वह ब्लैक कलर जो उसने ऊपर से नीचे बार में नाचते हुए देखा था। ये सोच ही गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आरू नशे में झूमते हुए गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रख बोली, सारे नाले के कीड़े, बदबूदार इंसान, क्या बोला तू? अभी मुझे पता है, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। एक मुक्का जाकर शैलेंद्र की नाक पर जड़ देती है जिससे वह आदमी छटपटाते हुए दूर हो जाता है।
दूसरे के पास जाकर उसके सिर के बाल पकड़ खींचते हुए वहीं जमीन पर गिराकर उसे पैरों से मारते हुए बोलती है, साले बदबूदार भेड़, तुझे बड़ा परफॉर्मेंस करने का शौक है ना, तो चल मैं तुझे नाचना चाहती हूँ। ये बोल वह अपने जूते से मारने लगती है पर खुद गिर जाती क्योंकि वह नशे में थी और फिर से उठती फिर उन दोनों को मारती है। आरू की स्किल भी ऐसी थी कि कोई सोच नहीं पाता और वह उस पर प्रहार कर देती थी। इसी वजह से शायद वह 1-2-3 को मार गिराती थी और एक सबसे बड़ी वजह यह था कि वह अभी जिसके बाहों में थी उसकी गट फीलिंग थी कि वह इंसान उसे कुछ नहीं होने देगा, न जाने क्यों फिर भी उसे यह अंदर से आवाज आई थी, शायद इसलिए उसके अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई। वह दोनों खुद ही नशे में टूटे और आरू की मार पड़ने पर चारों खाने चित पड़ चुके थे। वह दोनों वहीं पर डर कर बैठे रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती अधिराज को देखने की। तभी आरू थक कर लंबी लंबी सांस लेकर वह अधिराज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में घूरते हुए, हुआ यू अंकल, ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रही थी। वह उसके पास जाती है और खुद को संभालने के लिए वह अधिराज की शर्ट को पकड़ लेती है और अधिराज के सीने पर सर रख बोली, क्या तुम कोई प्रिंस हो? तभी वह उसके होठों के पास बार बार छूते हुए, पर तुम्हारे होठों पर दांत क्यों है, वह भी इतने बड़े बड़े? क्या तुम मेरे सपने वाला डेविल हो? ये कह वह उसके होठों तक अपने हाथ को ले जा डर पीछे कर लेती है। तभी वह उसके बालों को छूते हुए कि तुम्हारे तो 2 सिंग भी है, तुम क्यों मुझे सपने में आकर डराते हो? ये बोल वह उसे कसकर पकड़ उसके सीने से लगकर बोलती है, तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, प्लीज तुम अपनी ये दांत और यह सिंग हटा लो। तुम ये दोनों हटा लोगे तो तुम दुनिया की सबसे अच्छे हैंडसम प्रिंस हो जाओगे। और प्लीज अंकल मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। उसकी यह सब बेतुकी बातें सुन और उसकी हरकतें देख अधिराज को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उसके सामने ही उसकी खामियों निकाल रही थी। जहाँ लोग उसके लुक्स पर मरते थे, ये लड़की उसके लुक्स की ही बुराई कर रही थी। और ये लड़की डर भी रही है और उसी से चिपक भी रही है और हद तो तब हो गई जब वह उसे अंकल बुला रही थी। पता नहीं क्यों अब तक अधिराज किसी और को अपने से दूर झटक देता, पर वह उस लड़की की सारी बातों को सुन रहा था। वह गुस्से में अपनी आंखें कसकर बंद करता है। उसके बाद वह आरू के चेहरे को पढ़कर ऊपर कर बोलता है, तुम्हें पता है मुझे जो अप्रोच करता है मैं उसे नहीं छोड़ता। ये सुनते ही आरू गुस्से में भर जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अधिराज उसकी आंखों में देख बोलता है, कौन हो तुम? आरू अपनी नशीली आंखों से अधिराज की उन लाल आंखों में देखते हुए बोली, मैं वह हूँ जिसके पास आने से लोग डरते हैं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता और तुम मुझे अप्रोच करने की बात कर रहे हो। ये बोल अपने पैरों से उसके दोनों पैरों के बीच में जैसे ही वार करने जाती है, उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए अधिराज उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देख आरू अपने हाथों का मुक्का बनाकर अधिराज के ऊपर वार करने जाती है तो अधिराज एक हाथों से उसके हाथों को पकड़ पीछे मरोड़ देता है, जिससे आरू को दर्द होने लगता है। अधिराज उसके हाथों को इतनी ज्यादा तेज से मरोड़ता है होता है कि आरू की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी अधिराज उसको वैसे ही मरोड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके मरोड़े हुए हाथ को पीछे कमर पर लगाकर आरू को घुरते हुए बोलता है, तुम्हारा अभी तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा है जो तुम अपनी यह छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर सबको डराती हो ना, वह एक झटके में मसल सकता हूँ और मेरे हिम्मत की बात तो करना भी मत। पहले तो तुम खुद सबको इन्विटेशन देती हो, उसके बाद अपनी मासूमियत दिखाती हो और लोगों को अपने करीब करती हो। मिस इनोसेंट। आरू को दर्द से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। उसकी ऐसी रोनी शकल देख सुन एक पल के लिए अधिराज उसको देखता है, पर तभी उसे उसका सब बिहेवियर याद आता है कि वह किस तरह से कैसे रहती है। ये देख उसका गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। तभी आरू रोते हुए बोलती है, अंकल प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो अधिराज का गुस्सा बड़ा ही था, ये लड़की इतनी बड़ी बार में किस तरह से डांस कर रही थी और फिर लोगों को सेड्यूस करती है और खुद उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और साथ में मासूमियत का दिखावा कर रही है और खुद के लिए अंकल शब्द सुन उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह अपने एक हाथों से आरू के पीछे बालों पर अपनी पकड़ बनाता है। आरू जैसे अपने बालों की पोनी बनाकर आई थी, पर डांस करने में वह अपने बालों को खोल देती है, जिस वजह से उसके बाल जो उसकी कमर तक थे, अधिराज के पकड़ने से उसे और दर्द होने लगता है। उसके बाल खुल जाते हैं। उसके बाल खुलते ही वह उसकी पूरे बॉडी पर बिखर जाते हैं। अधिराज उसके बालों के पीछे बहुत तेजी से पकड़ते हुए, अंकल क्या लॉजिक है, मैं तुम्हें किस नजर से अंकल दिखता हूँ? तभी आरू बोलती है, आप मुझसे बहुत बड़े हो और आप मेरे प्रिंस भी नहीं हो, आप मेरे सपने वाले डेविल हो। ये कह उसकी मोटी मोटी बातें आंसू बह जाती है। इन दोनों को आपस में बिजी देख वहां से दोनों आदमी धीरे से अपनी जान बचा निकल जाते हैं क्योंकि जब अधिराज उनकी तरफ मुड़ा था तो उसकी पॉकेट में उन्होंने बंदूक देख चुका था, इसलिए वह दोनों वहां से निकाल लड़खड़ाते हुए भाग जाते हैं। कॉरिडोर है, इस समय सिर्फ एक डीम लाइट जल रही थी। अधिराज का चेहरा कुछ साफ नहीं था पर वह लाइट आरू के चेहरे पर पड़ रही थी। अधिराज आरू के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मुझे दो मुहे चेहरे के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। यह बोल वह उसे देखने लगता है। ना जाने ऐसा क्या था आरू में जो ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक रही थी। अब तक कोई ऐसी लड़की की होती तो वह उसे कब धकेल वहां से चला गया होता या फिर वह उसके साथ अब तक न जाने क्या कुछ कर चुका होता, पर ये लड़की बार बार अपनी तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। आरू के नैन नक्श जो किसी हिरन की तरह बड़े बड़े पर नीली थे, तो वही उसकी सुराहीदार गर्दन जिस पर एक छोटी सी तिल थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। उसकी गोरी बॉडी, उसका परफेक्ट फिगर, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठों का बार बार कपकपाना और बेवजह की बातें करना, वह सब कुछ उसे ना चाहते हुए ही अट्रैक्ट कर रहा था। तभी आरू रोते हुए बोलती है, अगर आपको अंकल नहीं पसंद है तो मैं आपको भैया बोलती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। अपने लिए भैया शब्द सुन अधिराज उसे एक झटके से दीवार से लगा देता है तो आरू का रोना और बढ़ जाता है। उसके धकेलने से दीवार से उसका सर लड़ जाता है जिससे एक तेज दर्द उसके शरीर में उठता है। वह रोते हुए बोलती है, मुझे दर्द हुआ। तो अधिराज बोलता है, मेरे आसपास जो भी रहेगा उसे अपने नसीब में सिर्फ दर्द ही मिलेगा। उसकी हरकत देख आयु बोली, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कितना पावरफुल है। मेरे पापा एक सोल्जर है, मेरी माँ हाउसवाइफ वाली सोल्जर है, वो लोगों को अपने बेलन से ही पीट पीट कर अच्छे अच्छे को सीधा कर देंगी। तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितने हथियार है। अधिराज उसकी बातों को सुनने लगता है। पहली बार ऐसा था कि वह चुपचाप आरू की बातें सुन रहा था। अधिराज बोलता है, कौन कौन से हथियार तुम्हारे पास है? आरू बोलती है, मेरे पास कई सारे हथियार है, जैसे बखू, सुशीला, शिवू, प्रियु, भैयू, हिटलर। इसके आगे कुछ बोल पाती तभी अधिराज को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह खुद को रोक नहीं पाता है और वह आरू के हिलते होठों को अपने होठों में कैप्चर कर चुका था। उसके ऐसा करते ही आरू पूरी तरह से जम जाती है। एक तो वह नशे में थी तो वही अधिराज के मुंह से वाइन का नशा घुलने लगता है। ऊपर से यह उसकी पहली किस थी। होठों को अपने होठों के अंदर रख उसे अपने पास खींच लेता है जिससे आरू छटपटा जाती है। अधिराज आरू के हाथ को छोड़ देता है जिसे वह मरोड़ रखा था और अपने हाथ उसकी कमर पर रखते हुए आरू को अपने सीने से लगा लेता है। आस उसके सीने पर मुंह के बरसाने लगती है पर अभिराज कहाँ उससे दूर हटाने वाला था। तभी वैभव जो खोजते खोजते अधिराज को इधर आया था क्योंकि अधिराज को किसी का कॉल आ गया था तो वह बात करते करते यही रुक गया था। वही वैभव जब अधिराज को इतना लेट हो गया तो वह अंदर आता है तो देखता है कोई दो लोग एक दूसरे से किस कर रहे हैं। ये देख वह अपना चेहरा मोड़ बोलता है, न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तभी उसे एक हाथ दीवार पर नजर आता है और एक लड़का जो लड़की को होठों को शिद्दत से चुम रहा था उसके चेहरे पर वह थोड़ी डीम लाइट पड़ रही थी जिसे देख वैभव बोलता है, ये तो अधिराज है। ये कह जैसे ही वह अपनी कदम आगे बढ़ता है फिर वह अपनी कदम रोकते हुए बोलता है, क्यों आखिर लड़कियां इसको अप्रोच करती हैं और ये न जाने कब सुधरेगा। ये बोल वह वापस चला जाता है पर वैभव को क्या पता था इस बार उसे किसी ने अप्रोच नहीं किया था। अधिराज खुद की मर्जी से किसी के करीब गया था।
वही वह तो चला जाता है और अधिराज जिसे आभास हो गया था कि बगल में कौन है, वह तिरछी नजरों से वैभव को जाते हुए देखा है पर लगातार उसके होंठ आरू पर रहते हैं। शायद अधिराज ने जानबूझकर खुद का चेहरा दिखाया था, अब उसके मन और दिमाग में क्या था ये कोई नहीं जानता। वही आरू छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने लगती है, तभी अधिराज जिसको उसके किसी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वह उसकी होठ को एक जोर से स्मूच लेकर उसके होठों को छोड़ता है। उसके होठों को छोड़ते ही आरू जोर जोर की सांस लेने लगती है और वह लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। वह खुद को संभालते हुए वह अधिराज को देखते हुए बोलती है, तूने मेरी फर्स्ट किस चुराई है, ना देखना इसकी सजा मैं तुझे देखकर रहूंगी। अधिराज जिसकी आंखें अब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी, वह आरू को देखने लगता है, तभी आरू उठकर आगे बढ़ती है। अधिराज कुछ सोच पाता तभी आरू आगे बढ़कर उसके शर्ट के जो 2 से 3 बटन खुल चुके थे वह उसके सीने पर राइट हैंड पर अपने होंठ रख उसे पर जोर से अपनी दांत पिलाती है, जिसे महसूस कर अधिराज अपनी आंखें जरूर बंद कर देता है, पर वह एहसास नहीं होने देता कि उसे दर्द हो रहा है और लगभग उसके मांस को काटते हुए दूर होकर वहां से भाग जाती है। अधिराज अपने सीने पर देखा है तो एक दांत का निशान बन चुका था जिस पे एक घाव हो गया था और उससे खून आ रहे थे। अधिराज आरू को जाते हुए देख बोलता है, खेल जो तुमने शुरू किया है अब उसे खत्म मैं ही करूंगा। वह बाहर चला जाता है। एपिसोड 47। जैसे ही यह बात रचना को पता चलती है कि अधिराज और वैभव दोनों ही यहाँ नहीं है और आउट ऑफ इंडिया गया है, वह फिर से गुस्से में भर जाती है और वह मन में बोलती है, यहाँ मेरे इस घर में ना आना पड़े तो बिजनेस के बहाने से यहाँ चला गया और साथ में हमेशा की तरह मेरे बेटे को भी लेकर चला गया। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख राधिका जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही वहां पर आरू बैठी जब ये बात सुनती है कि अधिराज आउट ऑफ इंडिया गया है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख राधिका बोलती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिन में दोनों आ जाएंगे। ये सुनते ही आर जबरदस्ती का हंसते हुए बोलती है, सासू माँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो कल से मैं अपने कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ, या फिर आप पहले जमाने वाली सासू माँ की तरह ये कहेंगे, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ घर का काम करना है, पढ़ाई लिखाई बहुत हुआ। उसकी इतनी भारी नौटंकी सुन राधिका उसे घूरते हुए, हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ की खुद की औरतें काम करती हैं और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। और अपना यह फिल्मी डायलॉग कहीं और मारना और जाकर अच्छे से रेडी हो जाओ। ये कह वह एक नजर बरखा को देखता है तो वही बरखा अपनी माँ को देखती है तो रचना जी गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह इतनी आसानी से यह रिश्ता खत्म नहीं कर सकती जब तक ये रिश्ता खुद उनकी तरफ से ना खत्म किया जाए। और रही बात अब यह शादी, यदि भगवान ने कर ही दी थी तो उनके मन का जो डर था आयु के 21 साल होते होते शादी का, वह भी एक पल के लिए यही सोच शांत हो गई थी। पर उन्हें अधिराज बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बस शायद इसलिए वह इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी। नहीं तो उनको भी पता था कि आरू को जितना राजावत परिवार के लोग मानते हैं उससे अच्छा घर कोई नहीं हो सकता। शायद आरू की शादी यदि प्रियांशु या फिर आदित्य से करने की बात होती है तो उन्हें इस शादी से कभी आपत्ति नहीं होती, पर अफसोस जो होना था वह तो हो गया। पूजा अपने साथ लाए हुए कपड़ों को लेकर आरू के साथ कमरे में चली जाती है। वही आरू के कमरे में पूजा उसे कपड़ा देते हुए, ये लो ला दो, जाओ इसको पहन कर आ जाओ। तभी आरू पूजा की तरफ होते हुए, चाची आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? तभी पूजा हंसते हुए बोलती है, ये ज्यादा नहीं बहुत कम हो रहा है, यह शादी हाइट की गई है, नहीं तो तुम्हें पता चलता राजावत घर की बहू कितनी धूमधाम से आती है। ये सुनते ही उसका मुंह बन जाता है और वह कपड़े को देखते हुए, मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनने वाली। तभी पूजा हंसते हुए बोलती है, ये साड़ी नहीं है, मैंने शूट रेडी करवाया है, वह भी अपनी बुटीक से। आरू ये देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तभी आरू उस शूट को उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह पूजा के गले लगते हुए, थैंक यू चाची, आप सच में ग्रेट हो। ये कह वह बाथरूम में चली जाती है। ये देख बरखा ना में सिर हिलाती है। दरअसल यह आरू का ड्रीम आउटफिट था। जब सभी अपनी अपनी पसंद पूजा को बता रहे थे तो आरू बोलती है, न ही मुझे लहंगा संभालते बनता है और ना ही साड़ी, पर हाँ अगर मजबूरी में मुझे कुछ इंडियन आउटफिट पहनना हो तो मैं सूट पहनूंगी, और उसमें मुझे वह घेरा वाला सूट जिसमें बहुत सारे चुन्नट होते हैं और एकदम प्लेन सूट पर दुपट्टा हैवी। मैंने एक एक्ट्रेस को पहने हुए देखा था, वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और पूजा ने उसकी विदाई के लिए ड्रेस यही बनाई थी, जिसे देख आरू खुश हो जाती है। कुछ देर में आरू तैयार होकर बाहर आती है तो सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी रचना और राधिका दोनों ही उसे कमरे में आते हैं। आरू को देख दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, शायद राधिका को अपनी बहू को चुनने पर तो वही रचना को अपनी बेटी इंडियन आउटफिट पर। रचना अपने करबट से एक बॉक्स निकाल उसमें से कंगन निकाल कर देती है जो कि सोने के थे। उसे देख आरू मुस्कुराते हुए, माँ ये तो वही कंगन है ना जो मैं बचपन में आपसे लेने की जिद करती थी पर आप मुझे देती नहीं थी। तभी रचना नम आंखों से, हाँ यह वही कंगन है और आज इसे मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि शादी चाहे जैसी भी हुई हो पर बेटा शादी तो हुई है ना। आरू कुछ नहीं कहती है तो रचना उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आरू के हाथों में पहना देती है। आरू के हाथों में पहले से ही उसका पूरा चूड़ा था और उसमें कंगन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पूजा जैसे ही सिंदूर लगाने जाती है वैसे ही राधिका उसे रोक देती है और बोली, रुको पूजा। सभी उन्हें देखने लगते हैं तो राधिका आगे आती है और आरू की बालों की मान के बीच में एक चुटकी सिंदूर डाल उसके बालों को भी बिखेर देती है, जिससे पता ही नहीं चलता कि उसकी मान में सिंदूर है। ये देखते ही सभी सवालिया नजरों से उनको देखने लगते हैं तो राधिका सिर्फ एक टू जवाब देती है। सभी को पता है कि अधिराज की शादी हुई है पर यह बात बाहर पब्लिकली नहीं की गई है कि उसकी वाइफ कौन है। और आरू तुम्हें भी इस बात का ध्यान देना है कि तुम्हें कभी भी अपने आप को यह इंट्रो नहीं करवाना है कि तुम किसकी बीवी हो। ये सुन आरू अपने मन में बोलती है, हाँ जैसे मैं तो बताने के लिए मरी जा रही हूँ कि मैं उसे राक्षस की बीवी हूँ। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है, अच्छा ही हुआ ये काम आपने कर दिया। उसकी मन ही मन में बड़बड़ाते देख बरखा उसके हाथ की चिमटी काटती है तो वह अपने हाथ को सहलाते हुए खुन्नस में उसे देखने लगती है। आरू नीचे आती है और सभी के गले लग जाती है और बोलती है, पापा। तभी अमित जी उसके पास जाते हैं तो आरू बोलती है, पापा वह बगल वाली जो सुमित्रा आंटी की बेटी थी वह अपने विदाई में कितना रोई थी, पर मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। ये क्या उसकी आंख से एक बूंद आंसू आ जाता है। ये सुन देख सभी मुस्कुरा देते हैं। रचना की आंखों से तो आंसू रोक ही नहीं रहे थे, उसकी बेटी जो अभी उसके सामने एक बच्ची थी, अब उसकी शादी हो गई है, वह ससुराल जा रही है, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था और विश्वास होगी कैसे, ऐसी शादी उसने जो कभी सोची ही नहीं थी। तभी अमित जी आरू के बात पर सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी परी रोए, वह हमेशा ऐसे ही खुश रहे। ये कहते ही उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अपने माँ पापा को देख उसकी भी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वही आरू अपने दादाजी के गले लगती है और फिर अपने बड़े पापा के। वही अमित राधिका के सामने हाथ जोड़ते हुए, मिसेज राजावत मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी भूल मेरी बच्ची से हो तो उसे माफ कर दीजिएगा और प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये सुनते ही राधिका बड़े गर्व के साथ बोलती है, वो हमारे घर की बड़ी बहू है अमित, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी कहने की जरूरत है। कुछ देर बाद रश्मि विधि से उसकी विदाई हो जाती है। इधर हंसी खुशी मंजर चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अलग ही माहौल छाया हुआ था। अब तक राहुल को होश आ चुका था और वह अभी अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में बैंडेज पट्टियां लगी थी तो वही पैरों में भी। उसके सामने इस समय हर्षवर्धन किसी राजा की तरह बैठा था। राहुल लगभग 1 महीना से पहले बिस्तर से नहीं उठने वाला था क्योंकि उसके शरीर की हड्डी पसली टूटी हुई थी। तभी हर्षवर्धन थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, सच सच बताओ राहुल, तुम्हारे साथ क्या कैसे क्यों हुआ, मुझे हर चीज जानना है। ये सुनते ही राहुल बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलता है और हर्षवर्धन को सब कुछ बताने लगता है। हर्षवर्धन जैसे जैसे सब कुछ सुनता जाता है उसे चेहरे पर एक गुस्सा आता जा रहा था।
तभी राहुल बताता है कि उन दोनों ने रिया को मंदिर बुलाते हैं और हमारी शादी होने वाली भी थी, पर अचानक वहां पर उसकी मां आ जाती है। उसके बाद उसके साथ एक आदमी आता है जिसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। वह मुझे मारकर चला जाता है। फिर हम सभी हॉस्पिटल को जा रहे थे। तभी अचानक सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं। वह मुझे फिर से मारते हैं, उसके बाद मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हर्षवर्धन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बोलता है, अधीरा जरूर ये तेरा काम होगा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राहुल बोलता है, चाचू मुझे वह लड़की चाहिए। ये सुनते ही हर्षवर्धन बोलता है, तेरी हर इच्छा सर आंखों पर, तुझे जो चाहिए मिलेगा, भले ही उस लड़की की क्यों ना शादी हुई हो। तभी राहुल बोलता है, भाई मुझे वह नहीं चाहिए। ये सुनते ही हर्षवर्धन ना समझी मैं उसे देखने लगता है तो राहुल बोलता है, मुझे वह लड़की चाहिए जो उस रिया के भाई के साथ आई थी। ये सोचते ही हर्षवर्धन की आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है और बोलता है, अभी तो उस रिया के लिए पागल था, अब ये लड़की कौन आ गई। तभी राहुल अपने दोस्त को इशारा करता है तो राहुल अपने मोबाइल में खींची हुई एक फोटो जिसमें कि आरू भी थी, उस फोटो को हर्षवर्धन के सामने करता है। हर्षवर्धन जैसे ही उस फोटो को देखता है उसकी आंखें उसी के ऊपर जम सी जाती है और वह उसे लगातार देखने लगता है। ये देखते ही राहुल होता है, आपको भी पसंद आ गई ना चाचू, बहुत सेक्सी और कमाल की लड़की है, उसके लिए तो मैं अपने और भी हाथ पैर तुड़वा सकता हूँ, पर मुझे वह चाहिए। ये सुनते ही हर्षवर्धन उस फोटो को देखने लगता है और मन में ऐसी खूबसूरती आज तक मैंने नहीं देखी, मिलना तो पड़ेगा इस लड़की से, और फिर इसमें इतनी हिम्मत है कि यह राजावत परिवार की बेटी को घर से भगा सके, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। ये सब कह उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज और वैभव इस समय लंदन में थे। अधिराज और वैभव इस समय एक बार में थे जहां पर इस समय काफी शोर चल रहा था। वही दोनों ही अपने हाथों में एक एक वाइन का गिलास पकड़े उसे पी रहे थे। तभी अधिराज अपने आंखों के कोनों से चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था, तो उसी के साथ वैभव की भी यही हाल था। तभी अधिराज को कुछ दिखता है तो वह वाइन पीते हुए ही सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगता है। वह ऊपर जैसे ही जाता है तो एक आदमी एक कमरे में चला जाता है। ये देखते ही अधिराज उस कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी वैभव जब अधिराज को अपने पास नहीं देखता तो उसके माथे पर लकीर खींच जाती है और वह मन में बोलता है, ये हमेशा बिना बताए कहाँ चला जाता है। ये बोल वह भी इधर उधर देखने लगता है। तभी वही अधिराज जैसे ही उस कमरे में जाता है तो वहां पर कुछ नहीं दिखता। ये देखते ही उसका दिमाग काम करता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी पीछे से एक आदमी एक रोड लेकर जैसे ही अधिराज पर मारने को होता है, अधिराज उतनी ही तेजी से फुर्ती के साथ उस रॉड को पकड़ वापस उसे आदमी के सर पर मार देता है, जिससे उसे आदमी का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। तभी रूम में कोने कोने से छिपे हुए कम से कम 7 से 8 आदमी वहां पर बाहर निकलते हैं। कुछ के हाथों में बंदूक तो वहीं कुछ के हाथों में हॉकी था। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और उसकी हंसी ऐसी थी कि सभी देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि मौत सर पर होने के बाद भी यह इंसान हंस क्यों रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आते हुए, कौन हो तुम और हमारा इस तरह से पीछा क्यों कर रहे हुए। सभी फॉरेनर थे। वही अधिराज उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे सूची चाहिए। सूची सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि यह उनका एक कोड नेम था। तभी एक आदमी बोलता है, हु आर यू एंड हाउ डू यू नो अबाउट दिस थिंग एंड व्हाई डू यू थिंक वी विल गिव इट टू यू, आर नॉट यू अफ्रेड योर डेथ। कौन हो तुम और इस चीज के बारे में कैसे जानते हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें देंगे। क्या तुम्हें अपने मौत से डर नहीं लगता। कोष्टक, यार मैं इंग्लिश हिंदी लिखूंगी तो टाइम ज्यादा जाएगा और मेरे पास टाइम की कमी है। आप सभी समझ जाना कि अंग्रेज है तो इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे, पर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हिंदी ही लिख रही हूँ। तभी अधिराज सोफे पर लीन होते हुए बोलता है, अगर मौत को ही मौत से डर लगेगा तो फिर मौत की दहशत ही कम हो जाएगी और मैं खुद एक मौत हूँ। ये सुनते ही एक आदमी उसके ऊपर रिवाल्वर तानते हुए, लगता है तुम्हें मौत बहुत प्यारी है तो क्यों ना तुम्हें मौत में अच्छे से दे दूं। ये बोल सभी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अधिराज मुस्कुराते हुए उन सभी को देखता है, पर अगले ही पर उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वह अचानक ही अपना पैर इतनी तेजी से आगे की सेंटर टेबल पर मारता है जिससे उसे घेरे हुए सभी के सभी पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह सभी गिरने को होते हैं कि अधिराज एक की बंदूक छीन उन सभी पर लगातार उनकी टांगों पर गोली चला देता है। ये सब इतनी फुर्ती से होता है कि किसी को समझ नहीं आता। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन्हें अपने पैरों में एक दर्द महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही सभी अपने खुद के पैरों पर देखते हैं जहां पर दोनों पैरों पर गोली लगी हुई थी। वही एक आदमी जो कि अभी भी सही सलामत था, वह तो उन सभी की हालत देख उसके हाथों से डरकर बंदूक छूट जाता है। तभी अधिराज उस आदमी को देख एक विसल सीटी बजाने लगता है। विशल की आवाज ऐसी थी कि यह सुनते ही वहां पर सभी अधमरे पड़े इंसान के कान खड़े हो जाते हैं और सभी डर कांप जाते हैं। तभी वह आदमी हकलाते हुए, तुम कौन हो। अधिराज इतना ही सुनता है, वह बोलता है, मेरे बारे में जान सको इतनी औकात अभी किसी में नहीं है। ये कह वह अपने बंदूक तानते हुए बोलता है, अब मुझे जो चाहिए वह दोगे या फिर अपनी मौत को चुनोगे। ये सुनते ही वह आदमी अपने कांपते हुए हाथों से पीछे से एक बॉक्स निकलता है और वह अधिराज को दे देता है। अधिराज उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें ब्लू रंग का एक हीरा था जिसमें चमक इतनी थी कि एक अंधेरे कमरे को भी पूरी रोशनी भर दे। तभी अधिराज उसे लेते हुए बोलता है, अगर पहले ही दे दिए होते तो तुम सब बेमौत नहीं मारे जाते। ये बोल वह उस बॉक्स को लेते हुए जाने लगता है। वह आदमी एक गहरी सांस लेता है, पर अगले ही पर एक बंदूक की आवाज गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अधिराज बाहर निकल जाता है और बंदूक से उड़ते हुए धुएं को देखकर उसको पीछे उछालते हुए अपने हाथों में पहने हुए ग्लव्स जो कि स्किन के ही कलर के थे, जिसे देखकर कोई समझ नहीं पाएगा कि वही ग्लव्स है, उसे उतारकर वह वही विंडो के बाहर जो कि बड़ी सी नदी थी वहां पर फेंक देता है और बोलता है, मेरी नजरों में जिसकी मौत लिख जाती है फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिसने भी मुझे देखा है वह दोबारा कभी जिंदा नहीं बचा है क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जिसे देख कोई भी एक पल के लिए डर कर कांप जाए, और हुआ भी वही एक वेटर जो कि ऊपर आ रहा था। अचानक अधिराज को कमरे से बाहर निकलते देख और बंदूक को फेंकते देख चुका था और वह डरकर नीचे चला जाता है, जिसे अधिराज के सिर टेढ़ा कर उसे जाते हुए देखने लगता है। तभी सामने से आते वैभव की नजर उस पर पड़ती है और उस पर पड़े बॉक्स पर वह कुछ कह पाता तभी उसे खून दिखता है। वह जाकर कमरे में देखता है तो इतने लोगों की मौत देख वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही वैभव अधिराज के पास जाते हुए, अधिराज इन्हें बिना मारे भी तुम ये चीज ले सकते थे ना। अधिराज कुछ नहीं बोलता और वह वहां से बाहर चला जाता है। वही वैभव अपने फोन से किसी को कॉल कर बोलता है, इस क्लब के सीसीटीवी कैमरा को हैक करो और यहाँ की सारे सबूत जो भी बचे हो जल्द से जल्द हटाओ। ये बोल अधिराज के पीछे चला जाता है। तभी वह सभी क्लब से बाहर चले जाते हैं। वह गाड़ी में बैठता है और हताश होकर बोलता है, राज मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तभी अधिराज आंखें बंद कर बोलता है, तुम्हें लगता है कि मुझे उसके अलावा कोई भी मैटर करता होगा। ये सुनते ही वैभव उसे देखने लगता है तो अधिराज अपने लाल आंखों से उसे देखते हुए बोलता है, जब तक वह मुझे मिल नहीं जाता तब तक ऐसे ही खून की नदियां बहेंगी। तभी वैभव अपनी कार आगे बढ़ाता है तो अधिराज कहता है, कार एयरपोर्ट ले चलो। ये सुनते ही वैभव हैरानी से उसे देखने लगता है तो अधिराज बोलता है, वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये सुनते ही वैभव दांत पीसते रह जाता है, जिसे देख अधिराज इस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे देख बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ रात बिताऊं। ये सुनते ही वैभव अपनी गाड़ी तेज कर देता है और बोलता है, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये तुमसे वैभव ग्रेवाल का वादा है। वही राजावत हाउस में अब तक प्रियांशु भी नॉर्मल हो चुका था, पर वह थोड़ा शांत हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कितना उछल कूद करने वाला प्रियांशु इतना शांत क्यों है।
और यह बात राधिका के दिल दिमाग में बैठ गया था, पर वह ये बात जानती थी कि यह बात सिर्फ अधिराज जानता है और यदि वह पूछने की कोशिश भी करेगी तो जब तक वह खुद न चाहे वह उसे नहीं बताएगा, क्योंकि था तो वह उनका ही बेटा। शाम हो चुकी थी, सभी डिनर कर अपने कमरे में चले गए थे। वही आरू प्रियांशु के पास बैठी उसे कब से बकबक किए जा रही थी और उसे तरह तरह का मुंह बनाए जा रही थी और उसे हंसाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वहीं पर प्रीता और श्रुति भी बैठे थे। उन दोनों का भी चेहरा उतरा हुआ था, किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह हुआ क्या है। इससे सभी को लगता है कि तबीयत खराब होने से वजह से वह ऐसे बैठा है। वही प्रियांशु को खुद से कुछ न बोलता देख आरू के आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुन कमरे में रिया और पूजा दोनों जो खाना लेकर आ रही थी वह दोनों परेशान होकर अंदर आती है। आरू रोते हुए बोलती है, तुझे मुझसे नहीं बात करनी ना तो मत कर जा, मैं भी तुझसे कभी नहीं बात करूंगी। तू समझता क्या है, इकलौता तू ही मेरा दोस्त नहीं है, मेरे और सभी दोस्त है और वह जो कॉलेज में जो रंजीत है ना वह आए दिन मेरे पीछे दौड़ता है, मैं उसी से दोस्ती करूंगी। मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, यह बोल वह जाने की होती है कि प्रियांशु उसका हाथ पकड़ लेता है तो आरू आंसू भरी आंखों से उसे देखती है तो प्रियांशु उसे घूरते हुए बोलता है, अगर तू उसे चप्पड़ गंजू के पास गई ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनते ही आरू उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मारती है। ये देख प्रियांशु अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और बोलता है, कमीनी, मैंने तो तुझसे बस करने के लिए कहा और तूने मुझे मार दिया। ये सुनते ही आरू उसके बाल खींचने लगती है। उसके ऐसा करते ही प्रियांशु को जोर से दर्द होता है तो प्रियांशु भी उसके बाल खींच देता है। दोनों की ही आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां होने लगती है और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शायद प्रियांशु और आरू दोनों एक ऐसे शख्स थे, यदि सीरियस हो जाएंगे तो सबके लिए अजीब हो जाएगा। वही आरू प्रियांशु को कसकर गले लगाते हुए बोलती है, प्लीज तू कभी ऐसे शांत मत होना, चाहे तो तू मुझे मार ले, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, पर इस तरह से तू कभी शांत मत होना। तभी प्रियांशु उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ देता है, जिसे महसूस करते ही आरू भी उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ देती है। तभी प्रियांशु उसे घूरते हुए, अभी तो तूने बोला कि मैं तुझे मारूंगा और तू कुछ नहीं बोलेगी तो फिर और अपने दांत दिखाते हुए, वह तो मेरी आदत है, तू जानता है ना। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। एक बार फिर से हंसी का माहौल गूंज जाता है। प्रियांशु अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर देता है पर अपने अंदर के दर्द को दबा लेता है। तो वही आरू भी सभी के साथ हंसती है और प्रियांशु को हंसते हुए देखते हैं, पर वह उसके अंदर के दर्द को महसूस कर जाती है और वह मन में बोलती है, मैं ये पता लगा कि रहूंगी कि तेरे चेहरे पर यह नकली मुस्कुराहट लाने वाला कौन है, और जिस दिन वह मेरे हथे चढ़ा ना फिर मैं तेरी नकली मुस्कुराहट लाने वालों को मैं जीते जी मौत के दर्शन कराऊंगी। एपिसोड 48, यू आर सो टेस्टी आरू, तू किसी हीरोइन या मॉडल से कम नहीं है, पैनिक प्रियांशु। अब आगे आरू अपने रूम में जाती है। दिन भर वह प्रीता और प्रियांशु के साथ ही समय बिताई थी। जब अधिराज के रूम में अपना कदम रखती है तो वह चारों तरफ देखती है तो एक सन्नाटा सा माहौल छाया हुआ था। आरू ये देखते हुए मुंह बनाकर बोली, उसी के जैसा डरावना उसका रूम है। वह कमरे में जाती है तभी उसकी नजर वॉशरूम पर जाती है, जिसे देख उसे उस दिन का सीन याद आ गया। ये याद कर आरू खुद के सिर पर मारती है और बोलती है, मैं भी क्या सोच रही हूँ, और वैसे भी सुना है वह खड़ूस डेमन कुछ दिन तक नहीं आने वाला है, मेरी तो ऐसी ऐस है। रात काफी हो चुकी थी। वह अपने कबोर्ड को खोलती है तो उसमें से एक नाइटी दिखती है जो फुल लेंथ का एक स्ट्रक पर था, जिस पर एक ओवरकोट था जो सिल्क था। उसे देख उसका मुंह बन जाता है क्योंकि वह इतनी फुल लेंथ कपड़े नहीं पहनती थी। उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता था, पर फिर भी वह उसे निकालती है और क्लोजेट रूम में जाकर चेंज कर लेती है। जब वह पहनकर खुद को मिरर में देखती है तो बोलती है, मानना पड़ेगा आरू, तू किसी मॉडल या हीरोइन से कम नहीं है। यदि मैं ऑडिशन दूं तो जरूर सेलेक्ट हो जाऊंगी। ये कह वह खुद के बाल बड़े स्टाइल से झटकती है और फिर बोलती है, वैसे क्यों ना मैं एक बार फिल्म में ट्राई करूं। ये बोल उस नाइटी पर अपनी खुद की कई पिक्चर सेल्फी लेने लगती है। तरह तरह का मुंह बनाकर वह खुद की पिक्चर को लेते हुए अचानक उस पिक्चर को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है और वह बोलती है, कितनी अजीब पिक्चर है। उसके बाद वह अपनी ओवरकोट को हल्का सा कंधे से गिरा देती है, जिससे उसे एक मॉडल लुक मिलता है। उसकी वजह से वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खोल दिया था, फिर उसने अपने कोट को निकाल देती है, जिससे उसकी एक सिल्क नाइटी उससे बेहद चिपकने के कारण वह काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके गोरे गोरे कंधे पर सिर्फ एक डोरी पर दिख रही थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरू खुद को ही एक फ्लाइंग किस देती है और मोबाइल में फोटो क्लिक करने लगती है। फोटो खींचने के बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर लेटने के बाद खुद से कहती है, मानना पड़ेगा उस घमंडी डेविल की तरह उसका बिस्तर टाइट नहीं है। ये बोल वह पेट के लेटकर अपने हाथ पैर फैला लेट जाती है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। वही लगभग 1 घंटे बाद कोई आरू के रूम में कदम रखता है। वह देखता है तो आरू पेट के बल ऐसे ही फैलकर लेटी हुई थी। उसके ऐसे तरीके से सोने से उसकी नाइटी उसके पैरों के ऊपर जा चुकी थी, जिससे उसके गोरे गोरे पैर दिख रहे थे और वही उसके कंधा गला हाथ सब कुछ रिवील हो रहा था। अधिराज जो घर के अंदर कदम रखता है उसकी नजर आरू पर जाती है तो वह एक गहरी सांस लेकर वह बालकनी में चला जाता है। काफी देर तक वह सिगरेट का कस लगाने लगता है। आंखें बंद करता है तो उसे आरू का ही चेहरा नजर आता है। फिर अगले ही पल वह अपने शर्ट को रिमूव कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वह अंदर आता है तो उसे आरू फिर से किसी दूसरे पोजीशन में सोई दिखती है। वह जाकर बिस्तर पर बैठ उसे निहारने लगता है। आरू को लगभग 10 मिनट के निहारने के बाद वह उसे पलट देता है, जिससे आरू का चेहरा उसके सामने था। गोरा बेदाग चेहरा, होठों पर डालकर रेड लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बाकी पूरी सादगी से बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल जो पूरे बिस्तर पर फैले हुए थे। ये देख अधिराज की सांस भारी होने लगती है। वह आरू के पास झुकता है और वह उसकी गर्दन के पास अपने नाक रख वह उसे स्मेल करने लगता है। धीरे धीरे वह उसके ऊपर पूरा हावी होने लगता है और अपना हाथ आरू की कमर पर रख देता है और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा उसे बड़ी जुनूनियत से स्मेल करने लगता है और बोलता है, यू आर सो टेस्टी। ये कह अपने टंग से उसके गर्दन को शक करने लगता है, जिससे आरू थोड़ी सी इधर उधर होने लगती है। धीरे धीरे वह उसके ऊपर आ जाता है और अपने होंठ आरू के गर्दन पर फिराने लगता है। आरू जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह अपनी नींद में एकदम से मस्त थी। वही अधिराज अपने होंठ उसके गर्दन से चलाते हुए वह उसके चेस्ट तक आता है और वह अपने होंठ वहां पर रखता है जहां पर उसने बाइट किया था। उसके होठों की चुभन को महसूस कर आरू एक पल के लिए चिहुक सी जाती है और नींद में ही अपनी करवट बदलने लगती है। तो वही अधीरा अपने होश में आता है और अपनी आंखें बंद कर आरू खुद के ऊपर कर देता है और उसे जगाकर आंखें बंद कर लेता है। वही आरू अपना सर उसके सीने में छुपा उसे बाहों में समेत सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु का नींद में हाल चाल था। नींद में ही वह काफी पसीना पसीना था। उसके सपने में दिख रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा है तो कोई हंस रहा है, तो प्रियांशु भाग रहा है। ये सब सपना देखते देखते उसकी सांस भारी होने लगती है और वह धीरे धीरे ही बोलने लगता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। वही राधिका जो अभी अभी प्रियांशु के कमरे में आई थी उसे देखने के लिए, पर प्रियांशु को इस तरफ पैनिक करता देख वह तुरंत उसके पास जाती है और वह प्रियांशु का हाथ को पकड़कर बोलता है, प्रियु क्या हुआ तुझे बेटा। वही प्रियांशु सपने में ही बस एक ही बात बोले जा रहा था, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तभी राधिका प्रियांशु को अपने गोद में ले लेती है। किसी का स्पर्श पाकर प्रियांशु राधिका के कमर में हाथ लपेट उनकी गोद में उनका कमर एकदम कसकर पकड़ लेता है। वही राधिका उसके सर को सहलाने लगते हैं। तभी विक्रम जो दरवाजे से सब कुछ देख रहे थे वह भी आकर प्रियांशु के पास और राधिका की नजदीक बैठ जाते हैं। जब राधिका विक्रम को देखती है तो उसकी आंखों में एक बूंद आंसू गिर जाता है, जिसे विक्रम आंसू पोंछ उसे नाम में सिर हिलाने लगता है और बिस्तर पर लेटकर प्रियांशु के सर को सहलाने लगता है। वही राधिका बिना कुछ कहे बैग से शर लगाकर लेट जाती है।
एपिसोड 49 अधिराज आरू की नजदीकी गुस्सा नाराजगी रचना अमित की बहस आरू का कॉलेज जाना नसीहत। अगली सुबह आरू आज भी हमेशा की तरह एक तेज आवाज के साथ उठती है। आयु अपनी आंखें खोल बैठी थी और सामने खड़ी श्रुति को घुरे जा रही थी। जब से आरू की शादी अधिराज से हुई थी तब से सभी का अधिराज के रूम में आना जाना हो चुका था। श्रुति उसे देखते हुए, भाभी जी अगर आपका घूरना हो गया हो तो चले, आज हमें कॉलेज भी जाना है और सबसे बड़ी बात आपको आपकी सासू माँ का बुलावा आया है। ये सुन आरू श्रुति को घुरते हुए खुन्नस से उठकर खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में ब्रश करते हुए अचानक उसकी नजर अपने बॉडी पर जाती है। वह अपने बॉडी पर गर्दन पर लाल लाल निशान देख वह अचानक अपनी नाइटी के ऊपर का कोट निकाल कर देखने लगती है जहां पर उसकी पूरे गर्दन पर एक गहरी गहरी लाल निशान थी। वह सोचने लगती है ये कैसे हुआ। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसने तो यह ओवरकोट को उतार कर सोया था। फिर उसने ये कब पहना, यही सब सोचते हुए वह खुद को बेख्याली में देखे जा रही थी। तभी उसे फिर से श्रुति की आवाज आती है तो वह खुद को ये सोच कि शायद किसी कीड़े ने काटा होगा, ये सोच अपना माइंड डाइवर्ट करती है और खुद से ही कहती है एक डेमन के कमरे में ऐसे ही कीड़े मकोड़े रहेंगे ना। वह शावर लेने चली जाती है। कुछ देर में बाथरोब पहनकर बाहर आती है तो श्रुति वहां पर नहीं रहती। वह क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगती है। उसमें से वह एक ब्लैक रंग की कुर्ती और उस पर एक जीन्स निकालती है और उसे कैरी कर लेती है। आईने में खुद को देख वह अपने बालों की कंघी कर रही थी। तभी बालकनी से फोन से बात करते हुए अधिराज अंदर आता है। आरू अधिराज को ही एक टक देखने लगती है जिसने इस समय ब्लैक रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था। आंखों पर व्हाइट फ्रेम की पतली चश्मा जो उसके लुक को बेहद क्लासी बना रहा था। हाथों में घड़ी को देखते हुए वह अपने फोन पर कुछ बात कर रहा था। तभी उसकी नजर खुद को घूरते हुए आरू पर पड़ती है तो वह अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देखता है जैसे पूछ रहा हो मुझे घूरना हो गया हो तो कुछ तो शर्म करो। आरू बेशर्मी की तरह सिर्फ उसे ही निहारे जा रही थी। अब भाई चाहे जैसा भी बना हो, पति तो बेहद हैंडसम खूबसूरत, लाखों लड़कियां जिस इंसान की दीवानी थी वह इंसान उसका पति था। तभी अधिराज उसके पास आता है और उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है। तब जाकर आरू को होश आता है और वह खुद को छुड़ाने लगती है क्योंकि अधिराज उसे वैसे ही कमर से पकड़े फोन पर बातें किए जा रहा था। आरू को समझाने लगती है, फिर खुद को नॉर्मल कर लेती है और अधिराज को एक टक देखने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। अधिराज फोन कट करता है और आरू को पकड़ उसे देख बोलता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं आज ऑफिस ना जाऊं। ये सुनते ही आरू होश में आती है और वह हकलाते हुए बोलती है, आप तो आने वाली नहीं थे, इतनी जल्दी कैसे। तभी अधिराज उसके बालों को पीछे करते हुए, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनते ही आरू हकलाते हुए ना में सिर हिलाती है तो अधिराज उसे घुरता है। आरू फिर वह हाँ में हिलाती है। तभी अधिराज एक बार आरू को ऊपर से नीचे देखता है, फिर उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। आरू अपने बाल को कंघी कर लिया था। अधिराज उसके बालों के बीच उसे हल्का सा सिंदूर लगा देता है। ये करते ही आरू की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है जिसे देख अधिराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जाती है, पर अगले ही पल वह अपने स्माइल को छुपा लेता है। तभी अचानक आरू को कुछ महसूस होता है अपनी गर्दन पर तो वह झट से आंखें खोल देखती है। सामने अधिराज उसके मंगलसूत्र को निकाल रहा था। ये देख आरू उसके हाथों को पकड़ क्वेश्चन के भाव से देखने लगती है। जिसे अधिराज समझ तो जाता है पर कुछ बोलता नहीं। उसे कुछ ना बोलता देख आरू उस मंगलसूत्र को पकड़ बोली, इसे मत हटाए। तभी अधिराज उस मंगलसूत्र को खींचकर निकाल देता है। यह महसूस होते ही आरू की आंखों में आंसू आ जाता है। ये देख अधिराज एक गहरी सांस लेता है और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है जो आरू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। अधिराज के खींचे जाने पर आरू उसे देखती है और उसकी आंखों से उसके आंसू गाल पर लुढ़क जाते हैं। जिसे देख अधिराज उसके माथे को चूम बोलता है, जिस दिन हमारी शादी पब्लिकली होगी तुम इसे पहन सकती हो और तब तक नहीं जब तक मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आइडेंटिटी छिपी रहे कि तुम किसकी वाइफ हो या शादीशुदा हो। ये सुनते ही आरू रोते हुए बोलती है, क्यों, शादी तो आप सभी ने मर्जी से किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपने इस शादी को एक मजाक समझूं। मेरी शादी हुई है, आप मेरे पति हैं, भले ही आप मुझे नहीं पसंद, और इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे मंगलसूत्र को मुझसे छीन ले। ये सुनते ही अधिराज उसे एक टक देखने लगता है। वह देख सकता था ना समझी और बचपने में लिपटी हुई ये लड़की शादी के इतने अच्छे से मायने समझती थी। ये देख अधिराज उसे अपने सीने से लगा लेता है तो आरू उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और सिसकने लग जाती है। तभी अधिराज उसे खुद से दूर करता है और अपने कबर्ड में जाकर एक बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स को आरू के सामने ही खोलने लगता है। आरू अधिराज को देखने लगती है तो अधिराज उसमें से एक चैन निकलता है। यह एक पेंडेंट था, डायमंड का बड़ा सा स्टाइल में बना हुआ था जिसके बीच में एक छोटा सा और था। बेहद खूबसूरत सा ये चेन जिसे देख आरू उसे देखने लगती है तो अधिराज बिना कुछ कहे उस चैन को बाहर निकलता है और वह आरू के गर्दन में डाल उसे आईने के सामने ही उसे पहनकर पीछे से हुक लगा देता है। आरू आईने में खुद के गले में पड़ा चैन और अधिराज को देखे जा रही थी। अधिराज चेन पहनकर आईने में आरू को देखते हुए उसके कमर में हाथ डाल उसके गर्दन पर अपनी चीन रखते हुए बोलता है, मंगलसूत्र ना सही पर यह मेरा पहनाया गया एक मंगलसूत्र ही है जिसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। आरू अधिराज को ही देखी जा रही थी। तभी आरू अधिराज की तरफ मुड़ती है तो अधिराज बोलता है, बस इतना समझ लेना कि मेरी शादी का पहला तोहफा तुम्हारे लिए है और इसे खुद से कभी दूर मत करना। इससे खुद से दूर करोगी तो हमारे रिश्ते के एक विश्वास की डोर को भी दूर करोगी। यह सुन आरू कुछ नहीं कहती और वह अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी अधिराज उसका चेहरा ऊपर कर बोलता है, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, मुझे तुम किसी लड़के के करीब बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनते ही आरू अपनी नजर ऊपर कर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए, क्यों, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं तो क्या मैं उन सभी के पास नहीं जा सकती। मैं तो जाऊंगी। आरू की फिर से जिद पना सुन अधिराज उसे घूरने लगता है। अभी यही लड़की कुछ देर पहले कितनी सेंसिटिव हो चुकी थी और अब फिर से अपनी मस्ती और जिद में आ चुकी थी। तभी अधिराज आरू के बालों को पीछे से समेत वहीं पर एक रिबन टेबल से उठा लगाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं ये बाल सिर्फ मेरे सामने से खुले। आरू बस घूरती रह जाती है। तभी अधिराज करबट से एक दुपट्टा निकालते हुए उसके ऊपर कंधे पर रखते हुए, मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह से रहो। आरू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था क्योंकि अधिराज उसे खुद में ढालने की कोशिश कर रहा था जो कि आरू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तभी अधिराज आरू के सामने उसकी आंखों में देखते हुए समझ आया। आरू कुछ नहीं बोलती, बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घुरती ही रहती है जैसे वह अभी इस आदमी को मार देना चाहती हो। अधिराज ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उसके माथे को चूम लेता है जिससे आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है तो अधिराज झुककर उसके दोनों आंखों को चूम लेता है और फिर वह वहां से निकल जाता है। आन्या अपनी आंखें खोल उसे सिर्फ देखती रहती है, फिर खुद को आईने में देखती है। जिस पर उसकी नजर गले के चैन पर पड़ती है वह उस पर हाथ रखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अगले ही पल वह अपने दुपट्टे को उतार कर बैक पर फेंकती है और अपने बालों को रिबन निकाल उसका एक जोड़ा बनाते हुए बोलती है, आरू कभी किसी के लिए नहीं बदलती है। वह नीचे चली जाती है। नीचे जब आरू जाती है तो वहां पर प्रीता, प्रियांशु और श्रुति तीनों ही बैठे हुए थे। आरू की नजर प्रियांशु पर जाती है तो वह उसके पास दौड़कर जाती है और उसके पास बैठकर बोलती है, मेरी जानब तू कैसा है। ये सुनते ही प्रियांशु कुछ नहीं बोलता और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। ये देख आरू उसे घूरती है। फिर अगले ही पल वह समझ जाती है कि आखिर यह उसका लंगोटिया यार नाराज क्यों है। अब बचपन से दोनों साथ ही थे, एक दूसरे के अंदर के भाव को बहुत अच्छे से समझ लेते थे। सभी नाश्ते पर बैठते हैं तभी राधिका आरू को देख बोलती है, अरुंधति। वह इतना ही कर पाती है कि आरू अपने गुस्से को दबाते हुए बड़ी तमीज से बोलती है, मेरी प्यारी सासू माँ उर्फ रानी सा, मेरा नाम आरू है तो आप मुझे कृपया आरू कहकर बुलाए।
ये सुनते ही आरू उसे घूरने लगती है। वही सबके मुंह से तभी हंसी निकल जाती है। तभी शिल्पा टोंट मारते हुए, कितनी तमीज तुम्हारे अंदर आ गई है कि घर से बड़ों की कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें इतना तक नहीं पता। तभी आस उन्हें देख बोलती है, छोटी सासू माँ, अभी तो आपने मुझे कहा कि मुझमें कितनी तमीज आ गई है, उस कम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। और रही बात मुझे जो चीज नहीं पसंद, वह चीज नहीं पसंद तो चाहे सामने वाला कोई भी हो। तभी शिल्पा गुस्से में, माँ बाप का दिया हुआ नाम जो होता है उसी नाम से बुलाना औपचारिकता होता है। तभी आरू उन्हें देखते हुए, अगर ऐसी बात है तो महात्मा गांधी को लोग ज्यादा बापू और गांधी ही क्यों कहते थे? हर समय महात्मा गांधी क्यों नहीं कहते थे, या फिर गांधी जी क्यों बोलते थे? क्योंकि जिस नाम से उन्हें ज्यादा बुलाया जाने लगा वही नाम उनके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसकी बात में सभी को लॉजिक लगती है। तभी राधिका आस को देखते हुए, चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, पर आपको मेरी बात एक बात गांठ बांध के रख लेनी है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए कॉलेज में, क्योंकि आप सभी की हरकतें तो मैं बर्दाश्त कर ली, पर अब आपकी हरकतों से इस घर का नाम जुड़ चुका है, जो कि ऑफिशियली है, तो मैं चाहती हूँ इस बात का मान मर्यादा आपको रखना चाहिए। आरू जबरदस्ती की मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तो वही प्रियांशु और आरू एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कह रहे हो आप कुछ भी कर लीजिए पर हम तो अपना काम कर